हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमएससी और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएचआई 110, जिसका आपको 29 जून को आपका एग्जाम है। राइट, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं आपकी जो मैराथन है वो कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। फिर भी मैंने आपके लिए पूरी रात बैठ के आपके बनाया है, पीडीएफ जो भी बनाना है वो भी बनाया है। राइट, तो इसको हम समझते हैं और जल्दी से फटाफट से कि एमएचआई 110 में आखिर है क्या। तो आपको इस बुक को इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको इतनी इजी लगेगी, आपको समझ आ जाएगा कि इस बुक में क्या है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, क्वेश्चन बुक भी नहीं पढ़ी होगी, तभी भी आप आंसर बना के लिख सकते हैं। राइट, लेकिन इसका बेसिक आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको ये वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। ऑलराइट, इसमें है भारत में नगरीकरण प्रारंभ से सी 1300 तक। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको भारत के अंदर जैसे नगर बने हैं, हमारी हड़प्पा सभ्यता जो भी खुदाई से हमें पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता थी जो वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगर ईंटों से बने हुए मकानों में लोग रहते थे। राइट, और व्यापार करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जो भी सभ्यता थी उनके आसपास, मेसोपोटामिया की सभ्यता, राइट, तो उनसे व्यापार किया जाता था। व्यापार में क्या करते थे, वो वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करते थे। राइट, उनकी लिपियाँ थी, उनका जो टिक्कियों में हमको जो भी पुरातात्विक खोज से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। राइट, तो इस बुक में आपको क्या पढ़ना है कि नगरीय व्यवस्था जो आई है, भारत में नगरीकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो भारत में नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 3500 ईसा पूर्व तक से, उसके बाद से जो है आपका नगरीय व्यवस्था स्टार्ट हुई है। राइट, तो इसमें फर्स्ट सबने क्लास में, तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता है, ईंटों से खुदाई करके ईंटें मिली हैं, है ना, ईंटों में ईंटें मिली है, वहाँ की मोहरें मिली हैं, टिक्कियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, लिखित जो लिपि थी उसमें आपको पक्षियों के चित्र, जानवर्स के चित्र, एनिमल्स के जो निशान होते हैं, जैसे कहते हैं चिन्ह जो होते हैं, वो मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता है। ऑलराइट, तो इसमें जो आपका फर्स्ट टू सेक्शन है, इसमें आपको नगरीकरण ही बताना है। राइट, तो आपके जो फर्स्ट ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर है इसमें आपका हमेशा फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपका इसी से आता है। मैंने इसमें ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट में जो डाला है कि आपका फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका हमेशा फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकेंड लेसन से आता है। राइट, इसमें देखिए, शहरी इतिहास के एक ऐतिहासिक अनुसंधान क्षेत्र में के रूप में उद्भव पर एक नोट लिखिए। राइट, नहीं समझ आता है तो इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में पढ़िए। इसमें क्या आंसर पूछना चाहता है, राइट ए नोट ऑन द इमर्जेंस ऑफ अर्बन हिस्ट्री एज ए फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन। राइट, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो एक नगरीय व्यवस्था थी। राइट, तो इसको आपको पढ़ना है। हमको सब कुछ आता है, लेकिन आंसर में क्या लिख कर आना है आपको वहाँ पर एग्जाम में। राइट, तो इस तरीके से वैसे आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में आपको मैंने 1, 2, 3 और आई थिंक 9 और 15 से लेसन जो है वो आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि पूरी बुक समझानी है। राइट, तो अगर आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है ये पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मैंने उसमें क्या लिखवाया था कि ये नगर जो होते हैं आप कैसे कर सकते हो। तो क्योंकि जब इतिहास को खोजा गया था कि आप 1826 में हड़प्पा सभ्यता जब पाई गई थी, वहाँ से ईंटें मिली हैं, तो ये पता चला कि यहाँ पर एक नगर बसा हुआ था 2200-2600 ईसा पूर्व पहले। राइट, तो अब जो आधुनिक जो इतिहासकार हैं, जो आलोचनात्मक इतिहास करते हैं, कि वो कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये इतिहास है। अब जो है इतिहास की एक डेफिनेशन हो गई है। राइट, तो उसमें ये होता है कि आप तथ्यों के थ्रू मतलब वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को प्रूव करो। राइट, तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे, मतलब कुछ तथ्य होते हैं, कुछ सबूत होते हैं। राइट, जो स्रोत होते हैं, देयर आर द सो मेनी सोर्सेज बाय विच यू कैन प्रूव दैट इट इज अ हिस्ट्री। उसको आप जो हिस्टोग्राफी के अंदर आप ऐड करते हैं, तो कैसे प्रूव करोगे आप। तो उसके लिए एक कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए गए हैं। राइट, तो उसी के बारे में वो पूछ रहा है कि ये किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि आप कैसे कहोगे नगर है। नगर वो होते हैं जो कि ईंटों से बने हुए आपके घर होंगे। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि वहाँ पर लोग जो है ग्रुप में रहते हों, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हों। राइट, वहाँ से गहने मिले हैं, नक्काशी के सामान मिला है, तो उससे साबित होता है कि जब इस एरिया में इतने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं, खुदाई में सर्वेक्षण किया गया है,
तो साबित किया गया है कि ये इतिहास लेखन है। और ये किसने कहा था? ये जो सिद्धांत दिया था वो वी गार्डन चाइल्ड ने दिया था, राइट। इसी को मैंने अच्छे से अपनी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन कर दिया है कि नगर का तात्पर्य शहर से है। इसका अर्थ ऐसी दशा से है जिसमें ग्रामीण के ठीक विपरीत है। पुरातात्विक खोज के द्वारा नगरीकरण पहले आया और बाद में ग्रामीण सभ्यता आई। वी गार्डन चाइल्ड ने नगरों की उत्पत्ति को शहरी क्रांति की सजा दी और उनके अनुसार नगरों का उदय अचानक नहीं हुआ है बल्कि कृषि में विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है और जो एक जटिल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन था, राइट। तो गार्डन चाइल्ड्स ने प्रारंभिक शहर के निर्धारण के लिए एक मापदंड निर्धारित किया है। उसने एक जो कहते हैं डाटा बनाया है, एक तरह का उसने प्रिंसिपल बनाया है कि ये चीजें होंगी तो दैट इज प्रूव दैट कि ये नगरीय सभ्यता, ये नगर है यहाँ पर, राइट। क्या क्या थे वो? कि ये मापदंड बस्ती के आकार, जनसंख्या के घनत्व और व्यापार संबंधी, सार्वजनिक भवन, शासन, वर्ग, अभिलेख की पद्धति और यथार्थ विज्ञान, लेखन, कला, विदेशी व्यापार और राज्य का संगठन थे। नगरवाद क्या होता है? कि जिसमें कि नगर की अवस्था हो, जहां पर, राइट। नगरीकरण का तात्पर्य है कि जो नगर बनाने की प्रक्रिया है उसी को ही नगरीकरण कहा जाता है। प्रारंभिक नगरीकरण की क्या विशेषता थी? वी गार्डन चाइल्ड ने पुरातात्विक और सामाजिक साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक शहरी क्रांति की पहचान के लिए 10 प्रमुख मापदंड निर्धारित किए हैं। तो ये सारे जो 10 मापदंड है ये प्रूव हो जाते हैं, तो दैट मीन्स ये आपकी नगरीकरण थी। तो इस तरीके का जो रिसर्च थी, हिस्टोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन रिसर्च थी, उसके बेसिस पे कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय व्यवस्था है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि आपने सब पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता है, वहां पर नगर है, लेकिन उसको आप कैसे इतिहास के अंदर डालोगे तो ये 10 पॉइंट प्रूफ होते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये नगरीय सभ्यता है, राइट। तो ये चीज इस आंसर में लिखनी थी, ओके। जैसे कि बड़ा घनत्व, बसावट, गैर कृषि विशेषज्ञता, अधिशेष संग्रह, स्मारकीय, सार्वजनिक भवन, राइट। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मेरे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। मैं जल्दी से आपको जो इम्पोर्टेंट जो मेरा छूट गया है वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, राइट। लेखन या रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, विज्ञान का विकास, अंकगणित, ज्योमेट्रिकल और जो खगोलीय विज्ञान का भी ज्ञान उसमें होना चाहिए, राइट। कलात्मक शैली, लंबी दूरी वाला व्यापार और निवासी आधारित समाज, ये सब चीजें होंगी तो आप कह सकते हो कि ये आपकी नगरीय सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद है कि नगर प्राय साधन और संसाधनों के निकट होते हैं, अवस्थित होते हैं। साधनों मतलब नगर होगा तो वहां पर कच्चा माल भी होगा, ईंधन भी होगा, लोग खाना भी बनाते होंगे, व्यापार भी करते होंगे। तो ये सब चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, राइट। आपको डिटेल में देखना है तो मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये कंप्लीट करनी है आपकी बुक। मैं आपको शो आउट कर देती हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैसेज कर रहे हैं, ओके। मैं आपको बता देती हूँ, ओके। ये चैनल है बेटा, ठीक है। आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, ओके। ये देखिए प्लेलिस्ट में आपके लिए मैंने 11110 की आपके लिए प्लेलिस्ट डाल रखी है, ओके। क्योंकि वही चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी तो टाइम इसमें वही वेस्ट होएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता दी। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 10 है और इसमें 14 और 15 है। मैं अभी आपको शो आउट कर देती हूँ। चैप्टर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और चैप्टर 9, उसके बाद कांचीपुरम, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं अभी शो आउट कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, राइट। इसके आगे का हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं अभी ये शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैसेज नंबर भी दे दूँगी, ओके, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आता है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर में प्रमुख सर्वेक्षण और खुदाई, चैप्टर 8 है ये। चैप्टर 8 में से तो क्वेश्चन चैप्टर 8 और 9 और 10 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता, अब जो खुदाई करी है उन्होंने तो वहां पर क्या मिली है? हड़प्पा सभ्यता मिली है। अब हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार है, राइट। ये सारे शहर है जो हड़प्पा के अंदर आते हैं, आलमगीर, राखीगढ़, कालीबंगन, दाइमाबाद, नागेश्वर, ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार है। और यहाँ पर खुदाई के दौरान अब जो जो चीजें मिली हैं उससे जो ये प्रूव हुआ है कि ये
नगरीय व्यवस्था है, यहाँ पर व्यापार होता था, यहाँ पर क्या क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले आपको ये समझना है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर में प्रमुख सर्वेक्षण और खुदाई के महत्व पर। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि आपने ये हड़प्पा है, हड़प्पा ऐसे मिला था, वो मिला था, वो पूछ रहा है कि जो खुदाई होती है, खुदाई पे आप क्या सर्वेक्षण करते हो, क्या आप पे इन्वेस्टिगेशन करते हो, खुदाई कैसे करते हो, वो चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राइट। तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है, जिसको कि कहीं पर एड्रोसी हिंदी में लिखा है, एंड्रोसी होता है, राइट। एंड्रोसी क्या होता है कि जब सर्वेक्षण करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसकी परतें, जो सांस्कृतिक परतें हैं, जो कि एक स्थान प्राचीन इतिहास की पहली या शुरुआती बसावट को दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि क्षेत्र की शुरुआती पैटर्न बसावट का अध्ययन करना। तो वो कैसे किया जाता है, तो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का केंद्रीय संबंध शहरों के लिए सर्वेक्षण, जो एंड्रोसी जिसे कहते हैं, वो कब हुई थी, वो हुई थी 1000 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच की गंगा घाटी में नगरीकरण को समझने के लिए किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने खुदाई की, राइट। तो ये अध्ययन उस स्थान को ऐतिहासिक गहराई और उसके विकास पहले चरण को समझने में मदद करता है। तो पहले सर्वेक्षण में ये 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का है, राइट। तो बसावट पैटर्न अध्ययन के आधार पर संभवतः नगरीय केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातात्विक द्वारा जिस रणनीति का प्रयोग किया गया उसे बसावट के तरीके का पैटर्न अध्ययन कहा जाता है। कि हम किस तरीके से जो बसावट है वो पैटर्न बताइए, ठीक है। इसमें निम्नलिखित आते हैं कि सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि भौगोलिक जो जियोग्राफिकल स्टेट है, वो पोजीशन, वो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्षेत्र में अवस्थित और तथा आकार को नोट करते हैं कि जो सर्वेक्षण, जो खुदाई करी है, उसमें किस तरीके का आकार मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसा मिला था, हमको आयताकार मिला था। आपने मेरी वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि आयताकार हड़प्पा सभ्यता थी, जो मकान बने थे वो ऐसे करके आयताकार बने थे। तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके का बना था। उसके बाद विशेषताएं क्या है, मानचित्रण करना है उसका। फिर सतहों में मृदा का टेस्ट करना, यानी कि जो सॉइल का है उसका एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन करना। जो शिल्पाविशेष हैं उनका संग्रह तैयार करना। जो भी खुदाई से मिलता है, खुदाई को उत्खनन बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो खनन में जो भी मिलता है खुदाई से, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। ये ऑलरेडी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाली चीज़ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैंने आपके लिए कितनी बुक 2-2, 3-3 बार पढ़ी, कितने मैंने पेज, 5-6 पेज आपके आंसर लिखती हूँ, फिर मैं उसको काट देती हूँ कि नहीं, इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, राइट। ठीक है बेटा, पूरी मेहनत है, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो वाला प्लेलिस्ट देखिए, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसमें किस तरीके से खुदाई को किस तरीके से उन्होंने बांटा है। जैसे कि स्थलों की श्रेणी बांट देती है अवधि में, राइट। तो पहले इतने से इतने हेक्टर पे आपकी 1000 ईसा पूर्व में आपके 15 जो क्षेत्र है वो नापे गए हैं। श्रेणी ए में डाल दिया उन्होंने। अवधि जो थी 350 ईसा पूर्व वाला मिला है। 15 उन्होंने अवधि लिखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम में याद करना पड़ेगा, जिसमें 16 स्थल थे, 21 स्थलों, ठीक है। तो ये अवधि है, टाइम निम पीरियड है कि इस अवधि का ये वाले इतने मिले हैं, इस डेट में इतने मिले हैं, इस डेट में इतने मिले हैं, इतने हेक्टेयर पे खुदाई हुई है, स्थलों पे ये मिला है। तो ये चीज़ उसने बोला है बड़े पैमाने पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड्रोसी का मतलब समझ आ गया ना आपको। एंड्रोसी के अनुसार उसने अपने सर्वेक्षण के दौरान अवधि 1 में 16 स्थलों, अवधि 2 में 21 और 111 में किए हैं, राइट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं दोबारा समझा दूंगी बेटा, ठीक है। टाइम कम है, मैं जल्दी चलो पढ़ ही देती हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर्वेक्षण के लिए गंगा घाटी के पास 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया। सबसे पहले उन्होंने गंगा घाटी के पास 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया। तो उसको उत्तर पश्चिम में उत्तर भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों और कस्बों के संबंध में पिछले 100 से अनेक स्थलों का उत्खनन किया। तो 100 से भी ज़्यादा जो एरिया होते हैं उसको वो खुदाई करके निकालते हैं। तो ये स्थल उत्तर पश्चिम में तक्षशिला घाटी के पास भीर, टीला, संक्राम सिंह, चर्ब, ये सारे जगहों के नाम हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ पर उन्होंने खुदाई की। विश्व के अधिकांश हिस्सों में योजनागत सर्वेक्षण हुआ। तो ये प्रोसेस है कि आप कैसे किसी खुदाई में कैसे सर्वेक्षण करते हैं। तो वो प्रोसेस इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना था, राइट, जो आपके एग्जाम में भी आ चुका है। जबकि प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण पद्धति में परिभाषित क्षेत्र, सघन सर्वेक्षण और सभी वस्तु शिल्प विशेषताओं और शिल्पकृतियों का विकास, रिकॉर्ड तैयार करना शामिल है। ओके, ये आपका असाइनमेंट में था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखते हैं। ओके, नहीं तो मेरे
नहीं, ये है प्रारंभिक ऐतिहासिक रूप में प्रमुख सर्वेक्षण और खुदाई के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिखना था और ये डायग्राम आपको बनाना था। ओके, उसके बाद इसमें हड़प्पा सभ्यता वाला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस बार आपका ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टरों में से जैसे एक आ गया तो उसके बाद दूसरा और दूसरी बार आएगा, तो इसी को वो रिवॉल्व करते रहते हैं। 3-4 साल से तो मैं यही देखती आ रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से इस बार आने के चांसेस हैं, राइट। हड़प्पा नगरों की आंतरिक विन्यास पर परीक्षण कीजिए। अभी मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता बताई, कालीबंगा, आलमगीर, धौलावीरा, लोथल, इसका डायग्राम बना लीजिए। ये आपके जो पॉइंट बता रही हूँ, ये जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट करते हो आप, यूपीएससी करते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें से तो वो क्वेश्चन पूछता ही है। कोई भी सा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, तो ये सारी चीज़ें कि इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पश्चिम की तरफ आपका सुतकागेन डोर है, राइट, आलमगीर और दाइमाबाद और मादा। ठीक है, तो ये इस तरीके का मैंने डायग्राम बनाया है, जो आपको ऑलरेडी मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसके आंतरिक विन्यास यानी कि कैसा था अंदर से, जब आपने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करी है तो कैसा था। तो सबसे पहले जब 1872 से 73 तक अलेक्जेंडर कामगिन ने हड़प्पा का दौरा किया तो मोहरें प्राप्त की, लेकिन वे सभ्यता की व्याख्याता को नहीं समझ सके। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा खुदाई की 1921-22 में, तो सर जॉन मार्शल ने निर्देश पर दयाराम साहनी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लेता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसने खुदाई करवाई थी भारत में से, दयाराम साहनी ने कराई थी, जिसमें हड़प्पा का जो है पंजाब पाकिस्तान का खुदाई। और अगले चरण में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, तो नगरीय जो कैसे थे, ये इस तरीके का डायग्राम था, राइट, जो कि आपका एक आयताकार है, जिसमें कि ये घर बने हैं, घर है और इनके साथ चौड़ी जो है बड़ी नाली है बाहर की तरफ और अंदर पतली नालियां हैं। तो पानी की निकासी भी इसमें बहुत तरीके से एक अच्छा तरीके का आर्किटेक्चर बनाया था। तो नगर जो है सड़क एक दूसरे के साथ समकोण 90 डिग्री पर काटती है और द्विभाजीय संरचना, पश्चिमी हिस्से में गढ़ कुलीन वर्ग और पूर्व में आम जनता के लिए निचला शहर और रक्षात्मक दीवारों से घिरे थे। ठीक है, ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज भी कर दीजिएगा। ये मैं ऑलरेडी उस वीडियो लेक्चर में समझा चुकी हूँ, क्योंकि टाइम कम है। आपने वो तो वीडियो लेक्चर देख ही लिया होगा, बच्चे उसी वीडियो लेक्चर में मैसेज कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता बस्तियाँ दीवारों से घिरी हैं, इनमें मतलब आपको इस वाले जो आंसर है इसमें आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है कि क्या क्या खुदाई से मिला है, राइट। ये वाला क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है, राइट। ठीक है, ओके, ठीक है। जन निकासी प्रणाली है, भवन संरचना है, उत्तर पंजाब में पर्वत में तराई, रोपड़, संभवतः मकानों का, ये ऑलरेडी मैं पूरा इस वीडियो लेक्चर में डाल चुकी हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट त्रिपिटक धर्मसूत्र जो ग्रंथ है, राइट। ये मैं आप ऑलरेडी एक पहला एक लेसन को लिख चुकी हूँ। इसका आंसर जो है आपका यहाँ से, आपके लिए आंसर जो है मुझे बनाने पड़ते हैं। मैंने पहले 5-6 पेज का आंसर बना दिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें ये नहीं पूछ रहा है, आपको जो एग्जैक्ट इसमें पूछना चाह रहा है वो फिर मैंने दोबारा लिखा। तो मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए आंसर बनाना क्या पड़ता है, क्योंकि ये बुक को अगर आप खुद पढ़ेंगे तो समझना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो इसलिए 3-4 बुक पढ़ के आपके लिए जो कंटेंट इसमें है, जो आंसर वो मांग रहा है वही आपको लिखने हैं, राइट। अब आ जाते हैं जब हड़प्पा सभ्यता आ गई, मोहनजोदाड़ो आ गई। मोहनजोदाड़ो का आपका एक टॉपिक छूट गया है अभी, राइट, तो वो भी मैं दे दूंगी। जो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे जो ग्रंथ है, ग्रंथ जो मिले हैं वैदिक काल में हमको ग्रंथ मिले हैं, ठीक है। वैदिक काल में जो हमें ग्रंथ मिले हैं, हमारा वैदिक काल कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के हमको ग्रंथ मिले हैं। ऑलराइट, इन ग्रंथों में पहले जो पूर्व वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद मिला है, उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, लौकिक ग्रंथ हैं, इसमें क्या मिला है कि उनमें ये लिखा गया है कि समाज कैसा था, नगरीकरण कैसा था, महाजनपद कैसा था, नगर बने, जनपद बने, ग्राम बने, कबीले बने, ये सब हमको कैसे पता चला है, ये हमको हमारे साहित्यिक ग्रंथों से पता चला है। तो वही चीज इसमें पूछ रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसमें त्रिपिटक धर्मसूत्र में नगरों के चित्रण पर टिप्पणी करिए, अर्थशास्त्र और धर्मसूत्रों में शहरों के चित्रण की तुलना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये हर बार आता है, अर्थशास्त्र और धर्मसूत्रों में शहरों के चित्रण की तुलना कीजिए। या फिर त्रिपिटक में
में धर्मसूत्रों की रचना कैसे हुई है वो बताइए, या फिर पाली ग्रंथों में इस रचना कैसी हुई है वो बताइए। आपका चैप्टर 9 और 10 इसी पे आधारित है, राइट। ये है आपका 9 चैप्टर 58 पेज, ठीक है। इसमें आपका प्रारंभिक इतिहास में नगरीय केंद्र कैसा था, प्रारंभिक साहित्य में वन वाला मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसके अंदर, ओके। और उसके बाद है आपका समकालीन ग्रंथों में नगर, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्थशास्त्र में राजधानी कैसी थी, पाली ग्रंथों में धर्मसूत्रों में वर्णित किस तरीके का था नगर, राइट। यही सब लिखा है इसमें, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या था। ये ऑलरेडी वीडियो लेक्चर डाल चुकी हूँ, आपको बताया होगा कि जो ग्रंथ है हमारे अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य काल जो जब था उस समय जो कौटिल्य था, जिसे हम आज चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उसने ग्रंथ लिखा था कि राजा के कर्तव्य क्या है, कानून क्या है, नगर क्या है। उस समय एक नगर के बारे में उसने व्याख्या की थी, इसलिए उसको ग्रंथ माना गया है। अर्थशास्त्र उसी को बोला जाता है। धर्मसूत्र जो है ये एक तरह का संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, राइट। इसमें भी नगरों के बारे में लिखा है कि नगर कैसे होते हैं, राजों को कैसे होना चाहिए, वहाँ पर क्या कानून थे, वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो सब धर्मसूत्र के अंदर दिया गया है। त्रिपिटक आपको मैंने बताया था कि त्रिपिटक क्या होता है, ये बौद्ध ग्रंथ है जो भगवान बुद्ध के ग्रंथ हैं। वो किस तरीके के हैं, उसको 3 त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियाँ होती हैं, उसमें बोला गया है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसके अंदर दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय हैं। इसी के अंदर नगरों का विवरण किया गया है, जो कहते हैं कि कहानियों के तौर पर भी बताया गया है, लिखित में भी है। जो बौद्ध ग्रंथ है वो हमेशा पाली भाषा में लिखे हैं, लेकिन ये जो धर्मसूत्र हैं, राइट, और अर्थशास्त्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में आपको महाजनपद और बौद्ध धर्म में जो ये सुत्त पिटक है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कि महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपद क्या होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं आगे कि महाजनपद होते क्या हैं, राइट। ये सब आपने पढ़ लिया होगा कि अंगुत्तर निकाय के अंदर भी 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। उस समय कबीले बने, कबीलों से ग्राम बने, ग्राम से जन बने, जन से जनपद बने, ठीक है। फिर महाजनपद बने। ये भी आगे डिटेल में मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है। आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि इस ग्रंथों में नगरीय व्यवस्था किस तरीके से थी। वो कहते हैं ना, नगरीय शहरों के चित्रण की तुलना कीजिए, आपको चित्रण की तुलना बतानी है। ये सारे बौद्ध ग्रंथ में हमारे महाजनपद है, 16 महाजनपद हैं जिसकी ये राजधानियां हैं, राइट। तो उस समय ये किस तरीके की नगरीय व्यवस्था थी, तो अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य में 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। अर्थशास्त्र में राजधानी नगर का चित्रण है, जिसमें दुर्ग निवेश है, एक जो महल होता है, बस्ती, सुरक्षित बस्ती थी, राजा के निवास का स्थान था, समृद्ध नगर था, सुसज्जित नगर केंद्र था, ठीक है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस प्रकार के जो वाणिज्य और अनुष्ठानिक वहाँ पर क्या होती है, वाणिज्य व्यापार होता है और अनुष्ठान होते हैं, शिल्पकार संबंधी है, प्रशासनिक गति व्यवस्था है, राजमहल है। तो इस तरीके से राजमहल के बाद जो संयुक्त जो उसका बाउंड्री है, उस किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब इसमें एक्सप्लेन करना है। दक्षिणी चतुर्थार्थ में बस्तियों की भंडार और लेखा कार्यालय तथा कार्यक्रमों के क्वार्टर थे, राइट। ये आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें अच्छे से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद पश्चिमी शास्त्रागार होता है, पश्चिम की तरफ शास्त्रागार होता है, जहाँ पर कि स्थान होते हैं नगर का खादान और व्यापारिक कार्य आधिकारिक सेना का अधिकारियों का दरबारियों के लिए आवंटित होता है, जहाँ पर सेना रहती है, सारे दरबारी आते हैं। तो वैश्य का मतलब होता है कि वैश्य का मतलब है जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है। और शूद्र जो होते हैं वो पश्चिम दिशा में रहते थे। ब्राह्मणों के लिए नगर के देवता के साथ उत्तरी भाग था, ठीक है। तो इस तरीके की जो संरचना थी वो आपको एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने अर्थशास्त्र बताया है, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें कि 16 महाजन पदों की इसमें व्याख्या की गई है, कौन कौन से 16 महाजन पद थे, राइट। तो अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है,
ओके, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आगे वैसे मैंने बताया है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मैं बता ही देती हूँ। क्या होता था कि पहले लोग कबीलों में रहते थे। कबीलों मीन्स कि एक सरदार होता था और उसके साथ 100-200 जो लोग रहते थे, एक कबीला हो गया। ठीक है, एक कबीला जो है दूसरे कबीले के साथ अगर उसके अच्छे रिलेशन हैं तो वो आपस में रहते थे, तो उनके साथ संबंध हो गए, आपस में व्यापार हो गया। ठीक है, तो 2-3 कबीले मिलकर क्या बन गया, एक हमने इसको ग्राम बोला है। ठीक है, जब कबीले 2-3 कबीले एक साथ मिल जाते हैं तो वो ग्राम बन जाते हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस होगा तो दूसरा ग्राम के साथ इसका ऐसे ही दूसरा ग्राम बनेगा, तो दूसरे ग्राम के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो गया, व्यापार हो गया, तो ये गांव मिलकर ये इस एरिया को बोल दिया कि ये जन है। ठीक है, ऐसे ही जन और दूसरी दिशा में जाएंगे और दूसरे डिस्टेंस पे और भी ऐसे ग्राम मिलेंगे, कबीले मिलेंगे, फिर उससे क्या बन गया, एक जन बन गया। तो ये एक जन, 2 जन, ये जन मिलके क्या बन जाता है, ये पूरा एक महाजन पद कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं महाजन पद। तो बौद्ध ग्रंथ के अंदर 16 महाजन पदों की व्याख्या की गई है। वो कौन कौन से हैं, मगध है, अंग है, वज्जी है। मगध यानी राजगिरी जिसे बोलते हैं, चंपा, वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी, काशी, वत्स, कौशल्य, पंचाल, ये नाम सुना होगा आपने, चोरी, अवंती, अस्मक, शूरसेन, ठीक है, कंबोज, ये 16 महाजन पदों पर व्याख्या की गई है पाली ग्रंथों में। एक्सक्यूज मी, मैं पानी पीती हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, ऑल राइट। पाली ग्रंथों में धर्म सूत्रों में वर्णित नगरों की स्थिति में कुछ समानताएं और अंतर हैं। राइट, तो पाली ग्रंथ और धर्म सूत्र के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट, तो धर्म सूत्र मैंने बताया है कि संस्कृत में लिखे गए हैं। राइट, और इसमें पाली ग्रंथ जो है वो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है, वो आप इसमें लिखिएगा। राइट, आगे मैंने अभी धर्म सूत्र के बारे में भी बताया है। ओके, ये रहा धर्मसूत्र के बारे में भी बताया कि धर्मसूत्र एक प्राचीन वैदिक साहित्य है जो कि सामाजिक नैतिक, उसमें क्या है, एक तरीके का समाज में रहने के नियम बताए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये नियम कैसे हैं कि किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए, जीवन कैसा है, एक आदर्श जीवन कैसा होता है, वैवाहिक जीवन कैसा रखना चाहिए, कि जीवन के मूल और उनके महत्व और राजा के कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य, सैनिकों का कर्तव्य, ये सब इस धर्मसूत्र में लिखा गया है। तो धर्मसूत्र एक ग्रंथ तो है नहीं, धर्मसूत्र के अंदर आपके 5 आ जाते हैं, गौतम धर्मसूत्र, बौधियाहन, स्पंद और वशिष्ठ। ये आपके 4 धर्मसूत्र हैं जो बेसिक हैं। इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में मिलेंगी। राइट, तो ये धर्मसूत्र के अंदर हमें नहीं जाना है डिटेल में, ये नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि धर्मसूत्र के अंदर कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें संस्कृत भाषा में नगरों का विवरण किया गया है। एक ब्राह्मण धर्मसूत्र भी है जिसमें नगरों के बारे में बताया गया है कि नगरों, एक और धर्मसूत्र है, एक ब्राह्मण धर्मसूत्र है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको वैसे भी बताया है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर अभी आगे और भी इसका डिटेल में बताया है, आगे पढ़ेंगे हम। तो धूल उड़ती है जहाँ पर शोरगुल होता है, वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि जहाँ पर धूल उड़ती है। ओके, थोड़ा सा इशू आ गया था, कैमरा हिल गया था। ओके, मैंने इसमें बताया कि धर्मसूत्र के अंदर ये व्याख्या की गई है, नगरों की व्याख्या इस तरीके से की गई है कि वहाँ पर शोरगुल होता था, धूल मिट्टी उड़ती थी, यज्ञ के अनुष्ठान नहीं होते थे, छात्रों को वहाँ पर रहने के लिए मना किया गया था, क्योंकि नगर में छात्रों शोरगुल होता है, धूल मिट्टी होती है, तो बच्चे वहाँ पर पढ़ नहीं सकते, इसलिए बच्चों को आश्रम में भेजा जाता था। तो वहाँ पर पढ़ना, ये सब चीज़ों का वर्जित था कि आप वहाँ पर, उसको अपवित्र स्थान माना गया है ब्राह्मण धर्मसूत्र के अंदर। ओके, आगे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि पाली ग्रंथ में और धर्मसूत्रों के अंदर नगरों में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया उस बुक के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर, कि समानताएं, अंतर क्या है। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि नगरों का आकार जो है पाली ग्रंथों के अकॉर्डिंग, कि नगरों का आकार जो है वो छोटा होता है। बताया गया है कि धर्मसूत्र में नगरों का आकार भी बड़ा बताया गया है। राइट, नगरों, ये अंतर बताया, डिफरेंस है। नगरों की अर्थव्यवस्था, पाली ग्रंथों में नगरों की अवस्था का वर्णन जो है वाणिज्य पर केंद्रित थी, वाणिज्य यानी कि व्यापार पर केंद्रित थी। मौर्य काल में व्यापार पर केंद्रित थी आपकी जो अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जो धर्मसूत्र के अंदर जो वर्णित है कि उसमें पशुपालन होता था, कृषि होती थी, खाना बदोश होता था, तो वो धर्मसूत्र के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नगरों की संरचना में पाली ग्रंथों में नगर की सामाजिक वर्णाश्रम पर, धर्म पर आधारित थी। वर्णाश्रम मतलब यहाँ पर शूद्रक थे, यहाँ वैश्य थे, यहाँ पर राजा थे, यहाँ पर सैनिकों का था, मतलब एक तरीके से अमीर से गरीब से गरीब से गरीब, इस तरीके का वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, उस तरीके को प्रोसेस को बोलते हैं। नगरों की सामाजिक राजनीतिक संरचना थी कि वहाँ पर
पाली ग्रंथों में नगर जो है संरचना गणराज्य पर आधारित थी। गणराज्य का आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि जन बने, जन से महाजनपद बने, जन से महाजन जनपद बने और फिर महाजनपद बने, उसको बोला है गणराज्य। और धर्म सूत्रों के अनुसार जो राजनीतिक संरचना थी वो राजतंत्र पर आधारित थी। एक राजा होता था और उसकी एक प्रजा होती थी, राइट, वो डिफरेंस है इसके अंदर, राइट। इसका पाली ग्रंथों में नगरों की व्याख्या क्या है मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है। ये तो छोटा सा मैंने लिख दिया था, लेकिन मुझे लगा इसमें और भी है, तो ये मैंने आपको स्किप कर दिया है यहाँ से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक दक्कन के प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों की विशेषताएं बताइए। दक्कन में हमारे जो दक्कन के अंदर किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रारंभिक ऐतिहासिक कैसा था, तो वो चीज़ इस आंसर में आपको एक्सप्लेन करनी थी, राइट। तो हमको ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि दक्षिण भारत का हमें इतिहास कैसे पता चला। पूरा जो मगध है 16 महाजनपद है, तो ये 16 महाजनपद यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला था, ठीक है। अब यहाँ का तो हमको ग्रंथों में मिल रहा है, यहाँ का कैसे मिला, तो यहाँ का इतिहास आपको संगम साहित्य से मिला था। जो संगम साहित्य जो पांड्य राजाओं के द्वारा संगम साहित्य बनाई गई थी, संगम साहित्य में आपकी 2-3 संगतियाँ हुई थी, प्रथम संगम साहित्य, द्वितीय एवं तृतीय। आपको इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये बताना है कि इसके अंदर नगरों के बारे में क्या बताया गया था, वो चीज़ इस आंसर के अंदर लिखनी है, राइट। तो दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का इतिहास आपको संगम काल में मिलेगा, जिसमें चेर चोल पांड्य राजा थे। और 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का मिलेगा, जिसमें दक्षिण भारत के राष्ट्रवर्ण थे पल्लव, राजपूत, चालुक्य, चोल, राइट। आपको इसके डिटेल में राजा के बारे में नहीं जानना है, राइट। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दक्षिण का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कावेरी पट्टनम है, चोल वंश है, तो इसके बारे में हमें किस तरीके से पता चला है, वो हमको संगम साहित्य से पता चला है। संगम साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया एक सभा प्राचीन थी, जिसमें कवियों द्वारा कथाओं आयोजन किया जाता था, और कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई। आज पता नहीं गला कैसे ख़राब हो रहा है ठंडा पानी पी के, बट ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्ज़ाम है तो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। चेर चोल पांड्य राजा जो थे, उनकी वज्जी, अर्क, कूल, मंजूर, तंजावुर, ये उनकी राजधानियाँ थी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने तो ले लिया होगा जो मेरे वीडियो लेक्चर डाल रखा है। चोल वंशों ने करिकल और एलारा, इन्होंने कावेरी पट्टनम में बांध बनाए थे। तो नगर में इन्होंने क्या क्या चेंज किए थे, पांड्य राजाओं ने क्या क्या चेंज किए, राजा नोडियन था, समुद्र पूजा करवाई, राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो लेक्चर में, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पहले वो वीडियो देख लीजिए मेरी, उसके बाद ये मैराथन देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो भी आगे आने वाला है। ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत छांट के मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है कि दक्षिण भारत में नगरीय केंद्र की व्यवस्था क्या थी। अब दक्षिण भारत में कौन कौन से नगर ऐसे बने थे जिसकी हमको जानकारी मिली है इन संगम साहित्यों से, तो उसमें पहला आता है कावेरी घाटी, जो संगम साहित्य में कोडुमनल मनकों के निर्माण के केंद्र है, और उदरेयो में कावेरी पट्टनम चोलों की शक्तिशाली केंद्र थे, ठीक है। रंजक कुंड के ज्ञात हुआ है, मतलब ये खुदाई के दौरान मिला गया है, ठीक है। उसके बाद वगई घाटी मिली है, ताम्रपाणी घाटी मिली है, ठीक है। मैनियार बेसिन मिला है, पेरियार बेसिन। ये आपकी बुक के ही आंसर है जो कि मैंने आपके लिए छाट के लिखे ढूंढे हैं। आप बुक का लेसन पढ़ेंगे अगर ये वाला, तो इसमें आपको देखेंगे, आप 14 चैप्टर खोलेंगे तो यही चीज़ मिलेगी, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या मुझे आपको जो आज समझाना है, क्योंकि ये तो चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जो नई चीज़ समझानी है मुझे उसकी एक्साइटेशन हो रही है कि जल्दी से उस टॉपिक पे आऊँ। ये तो आप आई थिंक देख चुके होंगे। नागार्जुन कोंडा आपका दक्षिण भारत में है, अमरावती, जिसमें बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध की जो अस्थियाँ थी वो 8 जगहों में स्तूप बनाए गए थे, 8 जगहों में उनको रखा गया था, उसी को ही स्तूप बोला जाता है, जो कि आपका कहा है नागार्जुन कोंडा और अमरावती के अंदर है, राइट। इसके अंदर आपको क्या कहना है कि नागार्जुन कोंडा में पाई गई ब्राह्मणीय संरचनाओं की स्थापत्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। नागार्जुन कोंडा में क्या क्या मिला, मैंने आप आंसर कैसे लिखेंगे, डायग्राम बना के सुंदर सुंदर राइटिंग में बड़ा बड़ा लिख के 5-6 पेज का आंसर बनाइए। उसके बाद उसके बारे में डिटेल में लिखिए कि यहाँ पर से खुदाई के बारे में हमें कैसे पता चला।
लॉन्गहर्स्ट द्वारा किया गया उत्खनन, खुदाई में जो सर्वेक्षण किया था, किसने किया था? नागार्जुनकोंडा का लॉन्गहर्स्ट ने। कब किया था? नागार्जुनकोंडा को 1926 में AR सरस्वती ने देखा था, जिसमें ईंटों की संरचना और दूसरी और तीसरी शताब्दी में ब्राह्मण शिलालेख पाए गए। ठीक है, जब उनको ये चीज़ मिली तो उन्होंने जो HS कुरैशी और लॉन्गहर्स्ट के ने बाद में स्थल की खोज की और इसमें संभावित रूप विजयपुरी, इक्ष्वाकु राजधानी और की पहचान की, जबकि इक्ष्वाकु राजाओं ने शैव धर्म का समर्थन किया था, शाही महिलाओं ने बौद्ध संरचनाओं को सहारा था और रानी चिमी तिश्रीन द्वारा निर्मित महाचैत्य भी शामिल हैं। तो ये इन लोगों ने खुदाई करी और इसमें सर्वेक्षण में ये सब चीजें मिली, जो कि एक मठ, समृद्ध मठ समुदाय का संकेत देते हैं और उन्हें एक स्थीनियन सैनिक और एक रोमन की मूर्ति भी मिली है, जो एक सांस्कृतिक विविधता का संकेत देती है। ठीक है, तो जब नागार्जुनकोंडा में खुदाई की गई तो वहां पर ब्राह्मणीय संरचना, वो पूछता है कि ब्राह्मणीय संरचना क्या मिली है वहां से। ये तो सबको पता है कि वहां पर बौद्ध स्तूप है नागार्जुनकोंडा में, लेकिन वहां पर ब्राह्मणीय संरचना का क्या प्रूफ मिला है, तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि नागार्जुनकोंडा में जब लॉन्गहर्स्ट ने खुदाई करी, उसके साथ किस किस ने करी है, दूसरी संरचना तीसरी शताब्दी में करी है। ओके, और इसमें जो है HS कुरैशी, लॉन्गहर्स्ट के बाद स्थलों की खुदाई की, उसमें इक्ष्वाकु राजवंश, शाही महिलाओं और बौद्ध संरचनाएं भी संग्रह मिली हैं। ठीक है, लॉन्गहर्स्ट ने खुदाई की 1927-31 में जब मिली तो स्तूप, बिहार तो है ही, कलाकृतियां मिली जिनमें शीशे के सिक्के भी शामिल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शीशे के सिक्के किसने बनाए थे? शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश के थे। ठीक है, उन्होंने शीशे के सिक्के का प्रचलन करा था, तो उसकी जो खुदाई के अंदर शीशे के सिक्के मिले हैं, जो एक समृद्ध मठ शादी और सामुदायिक का संकेत देते हैं और उन्हें एक स्थानीय सैनिक और एक रोमन की मूर्ति भी मिली है। यानी कि जो सातवाहन राजवंश था वो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी करता था। मैंने कहा था ना, व्यापार भी होते थे, समुद्र के दूसरी तरफ भी समुद्र से व्यापार किया जाता था। ये सब चीजें खुदाई के दौरान मिली हैं। ओके, रामचंद्र द्वारा किए गए उत्खनन, फिर उसी एरिया में जो नागार्जुनकोंडा में रामचंद्र द्वारा जो उत्खनन हुआ था, उसमें राजनकोंडा की साइट 6, मैंने कहा था ना कि साइटों में डिवाइड किया जाता है और उसको अलग अलग अवधि में, टाइम पीरियड में वहां पर खुदाई की जाती है कि क्या क्या मिला है। तो साइट 6 में उनको क्या क्या मिला था, वो मेल खाती चीजें। उन्होंने साइट में नक्काशा बनाया जिसमें एक स्तूप, बुद्ध चैत्य और एक मठ शामिल था। ठीक है, बौद्ध चैत्य में चंद्रशिला और संभवित हॉल था। राइट, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसको दोबारा वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में डाला है, वहाँ पर उसके बाद नागार्जुनकोंडा की नगरीय व्यवस्था क्या थी, वहाँ पर दुर्ग थे, सार्वजनिक भवन था, एम्फी थिएटर था, घाट गोदी जिसे हम कहते हैं, विश्राम गृह, कावेरी पट्टनम, स्नान स्थान था, वहाँ पर नहाने का, जैसे सार्वजनिक नहाने का स्थान था, रंग मंडप था, धार्मिक भवन था, महाचैत्य था। ये सब चीज़ें, मृत भांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, चांदी के, सोने के, शीशे के, ये सारे सिक्के मिले हैं। तो ये सब कहाँ मिला है, कहाँ प्राप्त हुआ है? ये नागार्जुनकोंडा की जो क्षेत्र है, वहाँ की जो साइट है, वहाँ पर जो खुदाई करी है, तो वहाँ पर ब्राह्मणीय संरचना के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सब चीज़ आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करनी है। ये तो सबको ही पता है कि नागार्जुनकोंडा जो है वो यूनेस्को का एक स्थल है, यानी कि यूनेस्को द्वारा आधारित किया गया है कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप बनाया गया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्राह्मणीय संरचना क्या क्या मिली है, तो वो खुदाई में 1926 में, 1927 में, 31 में रामचंद्र द्वारा नागार्जुन में जो खुदाई हुई है, तो वहाँ पर जो नगरीय व्यवस्था थी वो क्या थी, वो चीज़ आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करनी है, जो कि ऑलरेडी मैं आपके लिए डाल चुकी हूँ वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर 8, जो कि आप कहेंगे कि इसमें बीच बीच में चैप्टर क्यों छोड़ रखे हैं। तो बेटा जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे सारी, तो ये सारी बुक पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा जो सही चीज़ है वही आप पढ़ो, क्योंकि इसमें इतने सारे चैप्टर दे रखे हैं और उसमें जो आते हैं, क्योंकि उसमें वही चीज़ जो और चैप्टर में है, जैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ वही चीज़ उसी चैप्टर में एक्सप्लेन की है, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। आप जब पढ़ेंगे कोई ऐसी चीज़ तो उसमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वाले चैप्टर ही हम करेंगे। जैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में मथुरा है, ये आपका आ सकता है मथुरा। ठीक है,
तो वही चीज़ है दक्षिण भारत का इतिहास। तो दक्षिण भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की विशेषता का आलोचनात्मक कीजिए। तो ये चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है, जब आपको मैं पूरा दक्षिण भारत का बता रही हूँ कि दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं। उसके आधार पर जो टॉपिक है, कावेरीपट्टनम है, नागार्जुनकोंडा है, कांचीपुरम है, कावेरीपट्टनम है, नागार्जुनकोंडा, कांचीपुरम, ये सब दक्षिण भारत के अंदर आता है। तो वही चीज़, तो जो सही सही चैप्टर है जिसमें से कि क्वेश्चन बनते हैं, आपके हर बार आते हैं, तो वही चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करे हैं। फालतू में उन चैप्टरों को पढ़ने की क्या जरूरत है जिसमें से कुछ आता ही नहीं है। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं इसमें करना क्या है, किस तरीके का। वही चीज़ है जो कि और चैप्टर्स में है, राइट। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही चैप्टर कराए गए हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है कि उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों में पुरातात्विक और अभ्युदय तथा विशेषताएं बताइए। अब उत्तर भारत में जब ऐतिहासिक नगरीय केंद्र आए तो उसमें वो पूछ रहा है, आपका ये क्वेश्चन तो आ ही गया है क्वेश्चन में, 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत में शहरों के कस्बों और उद्भवों के कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। ये आपका क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, राइट। इस बार तो ये आ गया है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत में कस्बों के कारक, कौन से कारक जिम्मेदार है। तो अगर आप इसको डीपली ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें तो आंसर आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि क्या लिखना है। इसमें कारक है कि शहरों और कस्बों के उद्भव यानी कि एमरजेंस में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। कोई नगर बनता है तो उसके लिए कौन कौन से कारक है। तो नगर बनता है तो ऑब्वियसली नगर बनेगा तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर सबसे पहले पानी होना चाहिए, पहाड़ के अंदर ना हो कि जिसमें कि एक दूसरे चलना ही फिरना मुश्किल हो जाए, एक दूसरे के साथ व्यापार करना, आना जाना, यातायात वो सब ना हो, ठीक है। पानी हो वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सट्रीम बर्फ़ पड़ रही हो तो आप बिल्कुल वहाँ पर रहो बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो वाले कारक इसके अंदर लिखने हैं, राइट। तो सबसे पहले है कि वहाँ पर आर्थिक कारक, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है आर्थिक कारक क्या है, सामाजिक कारक क्या है, राजनीतिक कारक क्या है। ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन बतानी है कि किन किन चीज़ों से आपका नगर बसता है। ऑब्वियसली नगर बसेगा तो वहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन आता है, शिक्षा, संस्कृति, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, महाजनपद का उदय, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, ये सब चीज़ें होती है, तभी आपका नगरीय व्यवस्था को चीज़ें हैं जो कि नगरीय व्यवस्था के कारक के जिम्मेदार हैं, ठीक है। उसके बाद लौह प्रौद्योगिकी भी है, जिस तरीके से लोहे का खोज हुई है उसके कारण लौह प्रौद्योगिकी हुई है, लोहे के कारण औजार बने हैं, शस्त्र बने हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हैं खेती करने के, वो सब चीज़ें लोहे की चीज़ें आई है, लौह प्रौद्योगिकी आई है, उसके कारण भी नगरीय व्यवस्था, वो भी नगरीय व्यवस्था को कारक है, जिम्मेदार है, उसको उसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है, वो मैं ऑलरेडी आपके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा आंसर डिटेल में। अभी जो नया चीज़ आपको पढ़ानी है वो देखते हैं। पुरातात्विक और उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों में विभिन्न प्रकार की वर्णित किया गया है। पुरातात्विक जो खोज मिली है उसमें, जो ग्रंथ मिली है उसमें हमें महाजनपद का पता है, नगरों का पता है, नगरीय केंद्र का पता है, व्यापारिक केंद्र और राजनीतिक केंद्र। महाजनपद जन बने, जन से जनपद बने और जन से महाजनपद बने। ये उत्तर भारत में इस तरीके का प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। नगर में क्या होता है, नगर में शहर होता है, एक नगरीय केंद्र होता है जहाँ पर से छोटे नगर, बड़े नगर होते हैं जो कि महाजनपदों के अधीन में आते हैं, राइट। नगर किसके अंदर आते हैं, जनपद के अंदर, फिर जनपद महाजनपदों के अंदर आते हैं। नगरीय केंद्र होता है जहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र होता है जहाँ से सारी गतिविधियाँ होती हैं। जैसे कहते हैं कि जहाँ पर राजा बैठता है उसको बोलते हैं केंद्रित, नगरीयकरण का केंद्र, जहाँ से सारी गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ से प्रोसेस देखा जाता है कि हमारा जो नगर है, जो राजा है वो देखता है कि मेरा सारा राज्य कार्यक्रम कैसे चल रहा है। तो एक पॉइंट में केंद्र में बैठता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठेगी, सारे सब बैठ के संसद भवन में कानून बनाते हैं, न्याय करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनेगी, क्या नहीं होगा, किस तरीके से देश को चलाना है। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं, दिल्ली में संसद भवन में, वहीं पर से ही सारे बिल पास होते हैं, वहीं से सारी योजनाएं निकलती है। उसी तरीके से नगरीय केंद्र होता है जहाँ से सारी नगरीय गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। व्यापारिक केंद्र होता है, जैसे कि कहते हैं कि जहाँ से ट्रेड किया जाता है पूरा सारी जगह पे, तो उसको व्यापारिक केंद्र बोला जाता है। राजनीतिक केंद्र होता है कि जहाँ से प्रशासन की गतिविधियों को देखा जाता है। राजनीतिक केंद्र क्षेत्र जहाँ राजनीतिक शक्ति केंद्रित होती है, ठीक है। ये आपको इस आंसर के अंदर लिखना था।
ये तो आपको एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो है कांचीपुरम। ये मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है कांचीपुरम, आप वहाँ से देख सकते हैं। कांचीपुरम आपका ये रहा जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कांचीपुरम बिल्कुल आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेक्चर है ये, ठीक है। कांचीपुरम आपका दक्षिण भारत में है, पल्लव राजवंश के अंदर, ठीक है। इसके अंदर लिखा है कि विशेषताएं बताइए। अब ये जो शहर बना है तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, किसने शहर बनाया है, पल्लव राजवंश के श्री विष्णु के शासनकाल में बना है, राइट। इसमें क्या क्या कार्य होते थे, किस तरीके से नगरीय व्यवस्था है, वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने वीडियो लेक्चर में, बिल्कुल ईजी सिंपल भाषा में, ठीक है। कावेरीपट्टनम भी है जो कि चोल राजवंशों के द्वारा बनाया गया है। कावेरीपट्टनम 160 किलोमीटर का बांध करिकाल में जो चोल वंश था 3री शताब्दी में बना था ये, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है कावेरीपट्टनम, राइट। अभी जो मुझे आज जो आपको पढ़ाना है वो मुझे एक लगता है कि ये क्वेश्चन इसके अंदर आना चाहिए कि आपका जो मैंने बताया कि पाली ग्रंथों और धर्मसूत्रों में वर्णित नगरों की स्थिति की तुलना कीजिए। ये उसी का ही पार्ट है जो भी बताया है कि अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है, क्या क्या लिखना है। तो इसमें मुझे जो पॉइंट लगे कि आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। भगवान बुद्ध के 3 त्रिपिटक थे जिसमें सुत्त पिटक सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, राइट। इसमें भगवान बुद्ध की धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार है, राइट। इसमें सुत्त पिटक में 5 निकाय होते हैं जिसमें कि आपको मैंने बताया कि दीर्घ निकाय, अधुम निकाय, मध्यम अंगुत्तर निकाय। तो दीर्घ निकाय के अंदर महाजनपद या बड़े नगरों का विवरण मिलते हैं। इसमें बुद्ध के समकालीन 6 महानगरों का उल्लेख है। किसके अंदर, दीर्घ निकाय के अंदर 16 महाजनपद है लेकिन 6 महानगरों का उल्लेख है। वो है चंबा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। बड़े और छोटे नगरों के में विभाजित करने वाला है। बुद्ध के समय में मौजूद 6 महानगरों के अलावा कई अन्य नगर थे जैसे कि तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, उज्जैन, प्रतिष्ठान। ये सभी महानगर शिल्पकृतियों से के उत्पादन, शिल्पाकृतियां यानी कि वहाँ पर जो मूर्तियां बनाने का काम था, ये जो शिल्पाकृतियां था, भवन बनाने का था, तो उसके उत्पादन और उपयोग और वाणिज्य केंद्र थे। बौद्ध पाली ग्रंथ नगरवाद की इसको स्वीकार करते हैं। जो बौद्ध के पाली ग्रंथ हैं वो नगरवाद को स्वीकार करते हैं। ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसी में हमको पता चला है कि नगरवाद होता क्या है, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म स्वयं एक नगरीय धर्म था जिसका जन्म और प्रचार सारनाथ, राजगृह और प्रभावशाली लोग बौद्ध धर्म के संरक्षण थे, ठीक है। सारनाथ राजगृह में हुआ, इसके आगे ये लिख दीजिए, में था, ठीक है। प्रभावशाली लोग बौद्ध धर्म के संरक्षण थे जो इनके शिष्य थे, ओके। ब्राह्मणवादी धर्मसूत्र, अब आ जाता है ब्राह्मणवादी धर्मसूत्र। अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणवादी धर्मसूत्र होता है जिसमें नगरों के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके अनुसार नगरों में धूल उड़ती है, शोरगुल होता है, यहाँ वैदिक कार्य करना असंभव था, इसलिए नगरों में वेदों की रचना करना असंभव है। इसलिए जो ऋषि मुनि थे वो वेदों की संरचना करने के लिए कहाँ जाते थे, वन में। वन को क्या बोलते हैं, अरण्य, राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अरण्य क्या होता है, कि जहाँ पर बौद्ध धर्म ने कहा है कि ब्राह्मणवाद में जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, उसमें लिखा गया है कि शिक्षा प्राप्त करनी है या फिर आपको ग्रंथ की रचना करनी है तो आपको नगरों में रहना जो नहीं चाहिए, वहाँ पर निषेध है, ठीक है। तो इसके छात्रों को नगरों में रहने का निषेधादेश है, यानी कि नो परमिशन, मतलब उस तरीके का अलाउ नहीं है। पाली ग्रंथों और धर्मसूत्रों में वर्णित नगरों की स्थिति की कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि नगरों का महत्व है कि दोनों स्रोतों में नगरों का महत्वपूर्ण केंद्रों हैं जहाँ पे वर्णित है, जहाँ व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का विकास होता है। दोनों के अंदर समानता है और विशेष अंतर क्या है। समानता ये है कि दोनों के अंदर एक वाणिज्य और संस्कृति का विकास है, यानी कि व्यापार भी होता है और एक तरह का कल्चर भी वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। नगर की संरचना, दोनों स्रोतों में नगरों की संरचना का वर्णन किया गया है जिसमें नगर जो 4 दीवारों और द्वार और बाजार और मंदिर शामिल होते हैं। दोनों में, चाहे आपका धर्मसूत्र हो या फिर पाली ग्रंथ हो, उसके अंदर ही बताया गया है कि नगर का मतलब होता है कि जहाँ पर 4 दीवारी हो, नगर के चारों तरफ दीवारें हो, बाजार हो, मंदिर हो, तो उसको नगर कहा जाएगा। तो ये दोनों में सेम है। नगरों में जीवन, दोनों स्रोतों में नगरों में जीवन का वर्णन किया गया है जिसमें लोगों के दैनिक जीवन, उनके व्यवसाय और उनके सामाजिक संबंधों का वर्णन किया गया है।
दोनों में बताया गया है कि वो व्यापार करते थे, सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे, कैसा मतलब संबंध बनाते थे, एक वंश से दूसरे वंश में विवाह होता था, ठीक है, तो किस तरीके का जीवन वो व्यतीत करते थे, वो सब सिमिलैरिटी दोनों में मिलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पाली ग्रंथ में और धर्मसूत्र के अंदर डिफरेंस क्या है, वो ये है कि पाली ग्रंथों में नगरों का आकार छोटा बताया गया है, जबकि धर्मसूत्रों में नगरों का आकार बड़ा बताया गया है। नगरों की अर्थव्यवस्था, पाली ग्रंथों में नगरों की अर्थव्यवस्था का वर्णन व्यापार और वाणिज्य पर केंद्र है, जबकि धर्मसूत्र के अंदर जो धर्मसूत्र है उसमें अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर केंद्रित है। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा है, ठीक है। मेरे पास टाइम कम था, नहीं तो मैं आपके लिए पूरी बुक रिटर्न में कर देती। ओके, नगरों की सामाजिक संरचना कैसी थी। नगरों की सामाजिक संरचना में क्या डिफरेंस है कि पाली ग्रंथों में नगरों की सामाजिक संरचना वर्णाश्रम यानी कि वर्ण व्यवस्था जो कितनी वैश्य शूद्र फिर क्षत्रिय इस तरीके की वर्ण व्यवस्था थी, किसमें, पाली ग्रंथों में। और धर्मसूत्रों में नगरों की सामाजिक संरचना जाति प्रथा पर आधारित थी। अभी मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जाति प्रथा यानी कि कास्ट के ऊपर थी। उसके बाद आता है कि नगरों की राजनीतिक संरचना कैसी थी। पाली ग्रंथों में नगरों की राजनीतिक संरचना गणराज्य पर आधारित थी, जबकि धर्मसूत्रों में नगरों की संरचना राजतंत्र पर आधारित थी। एक राजा होता थी और उसकी प्रजा होती थी। दोनों के अंतर के बावजूद भी दोनों सूरतों में नगरों की स्थिति का वर्णन एक समृद्ध और एक विविध संस्कृति को दर्शाता है। ये पॉइंट आपको आंसर में लिखना है, अच्छे मार्क्स आएंगे। समझिएगा कि इसमें क्या पॉइंट है कि दोनों स्रोतों में नगर का जो वर्णन किया गया है वो एक समृद्ध और विविध संस्कृति को दर्शाता है और भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज की विशेषता बताता है। दोनों ही ग्रंथ, धर्मसूत्र हो चाहे पाली ग्रंथ हो, ठीक है। उसके बाद देखो 9 चैप्टर का एक और मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है। राइट, 9 चैप्टर आपका मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि इसमें से इसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। आपका 9 चैप्टर, आई होप आपके पास सबके पास बुक होगी। तो बेटा स्कूल कॉलेज से जो बुक का है उसका तो वेट करा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो सारी बुक्स आती ही नहीं हैं, ठीक है। कॉलेज वाले फीस ले लेते हैं बट बुक्स बच्चों के पास नहीं भिजवाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इग्नू का। राइट, तो बच्चों को बुक नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ये बाद में वीडियो लेक्चर देखेंगे, अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, ये आनंद सर का नंबर है। राइट, ये पब्लिकेशन जो है नीरज सर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उठाएंगे तो आनंद सर मिलेंगे। तो ये ऑनलाइन आपकी बुक आपके घर पे पहुँचा देते हैं। 200 आई थिंक 200-250 रुपये लेते हैं, तो आपके ऑनलाइन घर पे आ जाती है बुक। राइट, तो आप इसमें कांटेक्ट कर लीजिए, आपको बता दीजिए, आपकी बुक आपके घर पे आ जाएगी। 6 की 6 बुक आपकी आ जाएगी। राइट, और आ जाती है 2 दिन के अंदर आ जाती है, ठीक है। आपका 9 चैप्टर है नगरीय केंद्र और अन्य प्रकार के स्थल। इसके अंदर आपका आया है एक क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय साहित्य में वन। अभी वन के बारे में आपको बताती हूँ। अब इसमें कह रहा है कि जो अब हमने बता दिया कि नगर है, ठीक है, पाली ग्रंथों में बता दिया, धर्मसूत्र में भी बता दिया। अब कहता है कि जो नगरों के आसपास का क्षेत्र है उसके बारे में व्याख्या मांगी है इसमें कि वो क्या होता है, ठीक है। तो नगर होते हैं, नगर के आसपास क्या क्षेत्र होते हैं, वन होता है, घोष होता है, ठीक है, ग्राम होता है, जो तीसरी शताब्दी में जहाँ ग्राम होता है, जहाँ पर कृषि की जाती है, ठीक है, जहाँ पर बढ़ई, बुनार, कुम्हार, धातु कर्म कार्य और ब्राह्मणों का, चांडालों के गांव और विनय पिटक के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ है ना, विनय पिटक के अनुसार ग्राम 1-2 कुटीरों का भी होता है और ग्राम का वर्गीकरण भ्रायदेह, आग्रह और मंगलम आदि में भी होने लगा है। लघु जनजातियां और चाराग्रह ग्रामों के लिए शप्लिश शब्द क्या किया है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ग्राम होता क्या है, जो 3री शताब्दी में कृषि की बनावट है, जो कि कहाँ मिली है, विनय पिटक के अंदर। राइट, उसके बाद है कि घोष क्या होता है। घोष वहाँ होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। घोष के रूप में पशुचारक के गांव का उल्लेख किया गया है, जो नाटकाकार भास ने गांवों के रंभने वाले स्थान को, इसको पढ़ने की जगह मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जहाँ पर पशुपालन किया जाता है, उसे घोष कहते हैं। राइट, तीसरा है आपका वन, ठीक है। वन क्या होते हैं, वन का मतलब होता है अरण्य, ठीक है, अरण्य लिखा है लेकिन इसको हम अरण्य बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वन और अरण्य 2 अलग अलग अर्थ है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि कृषि भूमि
ठीक है। जो कृषि भूमि होता है जहाँ पर चारागाह की से घिरी होती है और चारागाह चारों ओर होता है, उसे अरण्य कहते हैं। ठीक है, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। ओके, इसमें आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मैंने आपके लिए थोड़ा सा आंसर लिखा था ये। अरण्य, अरण्य क्या होता है, अभी आते हैं दूसरे वाले आंसर पे भी आएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करवाना मुझे आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, अरण्य क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक है, अरण्य का अर्थ होता है वन और जंगल, परंतु इसका अनुवाद बीहड़ क्षेत्र के रूप में है। यहाँ की भूमि आकृषित थी उन पशु और पौधों को, उन पशुओं और पौधों को दो बार लिख दिया है, से अलग किया गया है जो जंगल में रहते थे और बड़े हुए। राइट, तो अरण्य ऐसी जगह है कि एक तो हो गया कि जो आप घर के आसपास पेड़ पौधे लगा देते हैं, अपने आगे बागीचा बना देते हैं, खेत बना देते हैं, और एक होता है जहाँ पर कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल टाइप का जिसे कहते हैं, जो वैदिक रचनाओं में इसे भयानक जंगल माना जाता है और यज्ञ और राक्षसों और वानरों और अन्य समूहों का आवास बनता है, और यहाँ तपस्वी रहते हैं। ठीक है, तो वन क्या होते हैं? जहाँ पर कि जो ऋषि मुनि है वो तपस्या करने के लिए जाते थे वहाँ पर, क्योंकि वो एकांत में सन्नाटे में तपस्या करते थे, तो उसको अरण्य कहा गया है। और ब्राह्मण साहित्य जो थे उनमें जनपद का अर्थ राजा के विपरीत जनता तथा भूमि या राज्य देना दोनों से है, जो कि मृतकों को शवाधान के लिए अरण्य ले जाया जाता था। जब जो ब्राह्मण साहित्य में बताया गया है कि जो नगर में लोग रहते थे, जब वहाँ पर कोई मर जाता था तो उनको शवाधान के लिए कहा जाता था अरण्य, यानी कि वनों में ले जाया जाता था। और कई जगह ऐसी सभ्यता भी थी जहाँ पर कि वनों में छोड़ दिया जाता था, उनको रख दिया जाता था कि पशु उनको खा लें। तो इस तरीके की व्यवस्था थी अरण्य पे। तो अरण्य का मतलब अगर आ जाता है तो अरण्य का मतलब होता है वन। ओके, वनों की व्याख्या इसमें की गई है। चलिए, उसके बाद है कि पूर्व और भी है इसमें क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज फिर से गायब हो गया इसका। क्योंकि लिखने का तो टाइम है ही। ओके, ठीक है। वन का इसमें भी वही दिखाया, ऋषि मुनि रहते थे, अरण्य के चारों ओर वन होता था और वन 2 भागों में बटा होता था। पहला राजा का द्वारा नियंत्रित, जो राजा द्वारा नियंत्रित होता था, और दूसरा अनियंत्रित मार्ग होता था, जिसमें हाथी, जंगली जानवर या बहेलिया, शबर, पुलिंद, चंडाल, ये सब जंगली जानवर वहां रहते थे। ठीक है, ग्राम और अरण्य निवास के साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी थे। कृषिकों को वनोत्पाद के स्रोत के रूप में वना को वन माना गया है। ठीक है, की आवश्यकता होती थी, यानी कि जो कृषि होते थे उनको क्या चीज, कृषक होते थे, जो किसान होते थे, उनको वनों के उत्पाद की आवश्यकता होती थी। वनों में कुछ हानियां भी थी, वहाँ पर शर्बी आदि गांवों को लूटते थे, मतलब वहाँ पर कुछ डाकू वगैरह भी रहते थे। इस तरीके के मौर्य काल में लिखा गया है कि वनों में राक्षस, या भी आपको मैंने बताया यशो, भूति, पिचासक, ये सब जो रहते थे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार राजाओं ने वनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। ठीक है, वही चीज़ है जो भी मैंने आपको आगे बताई है, अभी लिखा रिटर्न में बताया वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद वनों की क्या धारणा थी, तो उसको आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। वैसे इस टाइप का इसमें आएगा नहीं, आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। दूसरा है कि छठी शक्ति BCE में के ग्राम किस तरीके से पूर्वकालीन ग्रामों में से भिन्न है। राइट, तो छठी ईस्वी का मतलब जिस समय ईसा पूर्व का, BCE का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो छठी इसमें जिसमें कि बौद्ध धर्म आया था, बौद्ध का जन्म हुआ था, है ना। तो उस समय की बात कर रहा है ये, छठी ईस्वी में बौद्ध का जन्म हो गया था। ऋग्वेद का कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना हो गई थी। तो उसमें नगरों का क्या है, अब क्वेश्चन वही है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लिखना क्या है। आप इसमें पढ़ेंगे कि वही ऋग्वेद में किस तरीके के ब्राह्मण शतपथ में किस तरीके के जन थे, किस तरीके से ग्राम थे, किस तरीके से कबीले बने हैं। तो वो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। आंसर
देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन आंसर वही है, आएगा यही इस बार आपका क्वेश्चन में कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्राम किस तरीके से पूर्वकालीन ग्रामों से भिन्न थे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमें मिले हैं, जो ग्रंथों में हमें जो व्याख्या की गई है नगरों की, ठीक है, पाली ग्रंथों में और धर्मसूत्रों में किस तरीके से किया गया है उसकी व्याख्या करनी है। इसी के अंदर आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है अभी आपका परसों, तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पाली ग्रंथों में और धर्मसूत्रों में जनपद और महाजनपदों की व्याख्या की गई है। तो जनपद सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए जनपद और महाजनपद क्या है और उसके बीच में अंतर क्या है। देखो क्वेश्चन एक आएगा, आंसर आपको इस पूरे का लिखना है, ठीक है। आपको इसके अंदर ये भी एक्सप्लेन करना है कि जो ग्रंथ है, जो पाली ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। उसमें वन बताया गया है, घोष बताया गया है, ठीक है, इस तरीके का ग्राम बताया गया है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, आई होप आपको पता चल रहा, समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और मुझे इसमें क्या बताना है, आपको जनपद और महाजनपद के बीच का अंतर बताना है। तो ये जो ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है सारा, ब्राह्मण सूत्र धर्मसूत्र के अंदर क्या है, क्या क्या मिला है, वन मिले हैं, ये सब आपको बताना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगी। तो टाइम है कल का भी, आज का डेट है 27 है, कल 28 है, ठीक है। इसमें आपको ये वाला आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, इसमें है कि पूर्व नगरीय चरण में जनपद और महाजनपद के बीच में क्या अंतर है। जो वैदिक काल में के जो लोग हैं वो कबीलों में रहते थे और उनके बीच व्यापार होने लगा और वस्तुओं के बदले वस्तु देते थे। व्यापार मतलब कैसे होता था, एक्सचेंज होता था, सामान के बदले सामान दिया जाता था। तो इस तरीके का था। तो कबीले रहने लगे, मैंने आपको बताया ना कि कबीले बने, ठीक है, कबीलों के बीच रिश्ते बने। तो एक साथ कबीले मिलकर उन्होंने क्या बना लिया, 2-3 कबीले मिलकर एक गांव बन गया। और जब गांव 5-6 गांव मिल गए तो वो जनपद बन गया, ठीक है। पहले जन बना, फिर उसके बाद जनपद बन गया, तो फिर जनपद से फिर महाजनपद बना। तो जो जन का अर्थ क्या होता है, मतलब जनता। कबीले, ग्राम, पहले कबीला बना, फिर ग्राम बना, फिर जन बना, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद बने। तो उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य है उसमें बसावट का एक इकाई के रूप में जनपद का उल्लेख है, ठीक है। जनपद शब्द का अर्थ है एक क्षेत्र और एक प्रदेश जिसमें कई शहर और गांव होते हैं, और यह शब्द अक्सर एक राजनीतिक इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो एक राजा या एक शासक द्वारा शासित होता था। जनपद में कृषकों और चारागाहों और खानाबदोशों के अनेक गांव शामिल थे। जनपद के बड़े हिस्से में वन थे, राइट। अभी आपको समझाया कि जनपद थे क्योंकि जो चारा खोज रहा था, तो चारे के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता था, वनों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद है कि प्रारंभिक चरण में अन्य जनपद का शासन क्षत्रिय वंश द्वारा किया गया था, और यही कारण है कि उनके नाम क्षत्रिय वंशों द्वारा गए। तो जो जनपद था उनका जो शासन था वो एक क्षत्रिय करते थे, ठीक है। क्षत्रिय यानी कि जो सैनिक होते थे, जो बड़े बड़े सैनिक हो जाते थे, ठीक है, जो युद्ध करते हैं उसको क्षत्रिय बोलते हैं। जो कि कोई भी दुश्मन आता है तो अपने कबीले की, अपने ग्रुप की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस एरिया का नाम भी उनके वंशों के अकॉर्डिंग रखा जाता था, कि जैसे कि क्षत्रिय वंश में जैसे कि कुरु वंश आ गया, पांचाल हो गया, कैकई हो गया, मद्र हो गया, मत्स्य हो गया। तो अब ये सारे क्या है, ये जनपद है। इन जनपदों का नाम उन क्षेत्रीय वंशों के अकॉर्डिंग नाम के अनुसार ही रखा गया है। जैसे कि कुर वंश का है तो उस जगह का नाम कुर बन गया, वहाँ पर पांचाल वंश के लोग हैं तो पांचाल बन गया, कैकई वंश के लोग हैं तो कैकई जनपद का नाम से हो गया। तो जनपद अनेक प्रभुत्वशाली लोगों के समूह के आवास थे, ठीक है। दीर्घ निकाय में जनपद में ग्रामों, बाजारों और नगरों की अवस्थिति का उल्लेख है,
ठीक है। दीर्घ निकाय में भी आपको बताया कि सब है। और अर्थशास्त्र में जनपद का तात्पर्य ऐसे भूभाग से है जो कृषि के ऊपर है, जहाँ खाने, वन, चारागाह, जहाँ समृद्ध किसान व्यापारी करों का बोझ उठाते हैं। और कुछ जनपदों के राजाओं ने पड़ोसी समुदाय के साम्राज्य को भूभाग पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने भूभाग में मिला लिया। मैंने बताया ना, जैसे कि ये अब जनपद हो गया, ये एरिया हो गया, तो ये दूसरे एरिया में जहाँ 5-6 गांव हैं, तो ये क्या करते थे, इसके ऊपर लड़ाई करते थे, उसको अपने एरिया में मिला लेते थे। जब उसने इस वाले ग्राम को अपने ग्राम के अंदर मिला लिया है, तो ये उसका क्षेत्र हो गया, तो क्या बन गया, वो महाजनपद बन जाते हैं। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके उसने 6-7 जनपदों को अपने साथ मिला लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो सारे 6-7 जनपद मिलके एक महाजनपद बन जाता है। तो बौद्ध साहित्य के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये भी आपको मैंने बताया है पीछे, ठीक है। तो मगध, काशी, कौशल, वज्जी, वत्स्य, अवंती, ये मुख्य महाजनपद हैं। इनमें से प्रत्येक का शासन एक राजनीतिक केंद्र से होता है तथा जहां राजा, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। महाजनपदों की सीमाएं नदियां, पर्वत। अब कैसे पता चलेगा कि ये एक महाजनपद है, वो दूसरा महाजनपद है, तो वो किससे बनता था, उनके अपने आप ही वो बाउंड्री बना लेते थे कि इस नदी के हिस्सा वो उस राजा का है, इस नदी के इस तरफ वाला हिस्सा इस राजा का है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य था, तो जो कृष्णा नदी थी उसके उस तरफ का हिस्सा जो है पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ का हिस्सा बहमनी साम्राज्य था, और कृष्णा नदी के नीचे का विजयनगर साम्राज्य था। तो ऐसे नदियों से, पर्वतों से, जंगल से उन महाजनपदों के बीच में क्या बन जाती थी, सीमाएं बना देते थे। इसके साथ मतलब ये चीज़ आपको एक्सप्लेन, दिमाग में एक कहानी सी बन रही होगी कि पूरा ग्रंथों के अंदर कैसे कैसे नगर आए, कैसे नगरीकरण हुआ, और कैसे नगरों से कबीले बने, कबीले से ग्राम, फिर जन और महाजनपद, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। पाली ग्रंथ, धर्मसूत्र, अर्थशास्त्र, कुछ संस्कृत भाषा में है, कुछ पाली भाषा में है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं ग्रंथों में और कुछों में डिफरेंस है। ब्राह्मण ग्रंथों में वन को जो है निषेध माना गया है कि वहाँ पर तपस्या के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। और जो ब्राह्मण है उसमें ये कहा है कि जो वन में तपस्या करने जाते थे। तो इस तरीके की डिटेल आपके दिमाग में पूरा एक माइंड मैप बन गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में मुझे एक चीज़ और लगी है, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि समझ जाना चाहिए। समझने में क्या है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि आप MA हिस्ट्री कर रहे हैं तो सब कुछ आना ही चाहिए। भारतीय ग्रंथों में नगर, ब्राह्य, प्रोपखंड और नगरोपांत जैसी उपस्थिति का क्या महत्व है, ठीक है। नगरोबाह्य का मतलब होता है जो नगर के बाहर का हिस्सा होता है। एक आपका बन गया कि ये नगर है, ये राजा का महल है, यहाँ पर उनके छोटे छोटे घर हैं, तो ये नगर बन गया। उसके बाहर का हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, उसको नगर बाह्य कहते हैं। जो नगर शब्द है ये नगर के बाहरी क्षेत्र, और यह प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दिख तो रहा होगा आप सब बच्चों को, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में बाहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो बाहर का एरिया है ना। और ब्राह्मण क्षेत्र में, और जो अंदर का बाह्य और जो नगर का बाह्य क्षेत्र में अक्सर मठ, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल होते हैं। नगर बाह्य की विशेषताएं क्या हैं, उसमें है कि उसके अंदर मठ होगा, मंदिर होगा, धार्मिक स्थल होंगे, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां होंगी, ठीक है, जिसके कारण उसको नगर बाह्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है परोपखंड। क्या होता है, परोपखंड होता है कि शब्द का अर्थ है जहां पर नगर के चारों ओर एक क्षेत्र, यह शब्द परोपखंड होता है कि ये नगर बन गया, इसके बाहर का जो ये एरिया है उसको परोपखंड कहते हैं। परोपखंड क्षेत्र में अक्सर दीवारें और सुरक्षा उपाय होते हैं, जैसे कि किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। तो नगर के चारों ओर का क्षेत्र, ये नगर है, इसके चारों ओर का क्षेत्र को परोपखंड कहा जाता है, ओके। सैन्य और प्रशासन गतिविधियों का केंद्र, और वहीं पर सैन्य प्रशासन गतिविधियां होती हैं ताकि कोई और दूसरा राज्य को, दूसरा महाजनपद जो है इसके ऊपर आक्रमण करने ना आ जाए। परोपखंड क्षेत्र में ज़्यादातर सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियां होती है, और ये नगर की सुरक्षा के और प्रशासन के लिए होता है, ठीक है। ये नगर बना है, ये बाउंड्री है, यहाँ पर क्या रहेंगे, सारे सैनिक रहेंगे जो कि रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उसके बाद होता है नगरोपांत। नगरोपांत का मतलब क्या होता है कि नगरोपांत शब्द का अर्थ है कि नगर का अंदरूनी क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नगर के अंदरूनी क्षेत्र को संदर्भित करता है, ठीक है, संदर्भित करता है। और ये जो अंदर का क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, इसमें घर होते हैं, बाजार होता है, सार्वजनिक स्थल होते हैं,
स्थित होते हैं तो उसको कहते हैं नगरोपांत। ठीक है, आई होप आपको दिखता होगा, बुक के तो पेज समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो नगरोपांत की क्या विशेषताएं हैं? नगरोपांत की विशेषताएं हैं कि नगरोपांत के अंदर अंदरूनी क्षेत्र होता है, घर बाजार सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र नगरोपांत के अंदर आते हैं। ठीक है, छोटा सा हिस्सा था, समझ आ गया तो अच्छा है। अगर आप क्वेश्चन को आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नगर का मतलब क्या होता है, राइट, प्राचीन ग्रंथों में किस तरीके से बताया गया है, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका, अभी इतना तो मेरे पास रिटर्न नहीं है लेकिन मैं आपको जितना इसमें हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पाटलिपुत्र है, मे भी ये आ सकता है केस स्टडी। केस स्टडी तो हमेशा आती है। ठीक है, इस बार की केस स्टडी में आपका कांचीपुरम आया है, क्वेश्चन में आपका कांचीपुरम दे रखा है। अमरावती और नागार्जुन तो मैंने आपको करा दिया है। ओके, अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, मेरा नागार्जुन कोंडा ये केस स्टडी है, ये तो मेरी अगली एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अमरावती, कांचीपुरम और तोड़ीमल्लाई, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, ये भी हो गया है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कावेरी पट्टनम, ये भी ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये भी केस स्टडी है। केस स्टडी तो जो जो इम्पोर्टेंट केस स्टडी है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ और वो बता भी देती हूँ। जो थोड़ी बहुत और है मैं पूरी आपके सामने बुक कर देती हूँ। उत्तर गुप्त काल में नगरीकरण, अब जो गुप्त काल आया था उसके अंदर नगरीकरण कैसा था ये आपका रहता है। उसके बाद है पुरातत्व ग्रंथों में मध्यकालीन नगरीकरण, इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्नौज तो कभी आया नहीं है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रतिष्ठान, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिष्ठान क्या है? जो सातवाहन राजवंश था दक्षिण भारत में, आपके पहले आपका जो मौर्य काल आया, ठीक है, आपका पहले मौर्य काल आया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद गुप्त वंश आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल आया, गुप्त वंश आया। ठीक है, गुप्त वंश कब आया था? 320 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, गुप्त वंश के बाद आपका आया था सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश आया था 220 ईसा, आई थिंक इसका था 220 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी तक का था। नहीं, सातवाहन नहीं आया था, इसके पहले बीच में कुषाण भी था। ठीक है, कुषाण वंश आया था। ठीक है, कुषाण वंश आया था, वो था 220 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व। तो कुषाण वंश का जो सबसे लास्ट था, उसने उसके कुषाण वंश के जो सेनापति था उसने उसी के जो लास्ट था उसको मारा था, मार के खुद राजा बन गया था। उसका नाम था आई थिंक सुमेर था। ठीक है, सुमेर था। तो सुमेर ने जो है 78 ईसा पूर्व से पूरा आपका 220 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी बोल रही हूँ मैं, सातवाहन राजवंश था। ठीक है, तो ये जो सातवाहन राजवंश था इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ओके, तो प्रतिष्ठान आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, राइट। आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिष्ठान, ओके, प्रतिष्ठान जो है ये आपका सातवाहनों की राजधानी था जिसको कि पैठण कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या था कि इसमें प्राचीन ग्रंथ निपात और जैन स्रोत में पुराणों में पैठण का उल्लेख महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में किया जाता है, जो भद्रबाहु और वारामिहिर जैसे जैन विद्वान इसमें जुड़े थे। अब इसमें आपको लिखना क्या है, इस केस स्टडी के अंदर आपको लिखना क्या है, इसके अंदर ये लिखना है कि आपको पैठण में खुदाई के अंदर से कैसे क्या मिला है, ठीक है, और इसके अंदर इसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, वो आपको इस केस स्टडी के अंदर लिखनी है। 2.5 पेज का आंसर लिखना होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सातवाहन राजवंश का था। सातवाहन राजवंश जो है कृष्णा नदी के मुहाने तक फैला हुआ था। ऑलराइट, मैं आपको डायग्राम के साथ ही दिखाती हूँ।
होगा मेरे पास एक डायग्राम, जो पढ़ा है हमने कावेरी पट्टनम, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी दिख रहा है, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के तरफ तो तटीय था, ये इस तरफ, ये पहले आपका सातवाहन राजवंश था इधर, ठीक है। तो ये सातवाहन राजवंश जो था वो समुद्र और खनिज संसाधनों के साथ एक राजनीतिक स्थल का लाभ उठाता है, जो नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी जैसी नदियों के साथ व्यापार को सुगम बनाती है, ठीक है। ये आपकी गोदावरी नदी है, ये ताप्ती नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये सातवाहनों का था, राइट। उसके बाद है कि इसमें नदियों में व्यापार होता था, ये सब आप लिख लेंगे। नशहर का उल्लेख था, है ना, क्या था, जैसे ग्रंथों में, जैसे कि गहा, सौता, माही, साही, ठीक है, जैसे ग्रंथों में दक्षिणा पथ पर उनके प्रभुत्व की पुष्टि की गई है। सातवाहन सिक्कों को 2 मस्तूल वाले जहाजों का चित्रण समुद्री व्यापार में उनके निवेश का सुझाव है। इस चीज़ को आप वैसे समझिए, मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। सातवाहन राजवंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, जो अंतिम शासक था उसने क्या था, उसको समुद्री व्यापार बहुत पसंद था, ठीक है। वो समुद्री व्यापार में उसकी ज़्यादा रुचि थी, वो समुद्री व्यापार करता था, ठीक है, समुद्रों में घूमता था। तो इसलिए उस सातवाहन राजवंश का जो अंतिम था, मुझे आई थिंक इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया था कि जो सिक्के चलाए थे, और जो सिक्के चलाए उसने उस सिक्के में जहाज का निशान बनाया था, जहाज बनाया था, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो उनकी जो मोहर थी, जो सिक्का चलाया था, उसमें जहाज का चित्रण था। तो इसलिए पता चलता है कि जो सातवाहन का जो अंतिम शासक था उसको यात्रा बहुत पसंद थी, इसलिए उसने सिक्के में भी जहाज का चित्र बनाया था। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। अब उसके अंदर उत्खनन में क्या क्या मिला है, उत्खनन के अंदर जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उससे आप समझिए कि उत्खनन के अंदर पुरातात्विक साक्ष्यों में गोल लकड़ी की झोंपड़ियाँ कैसे मिली है, गोल लकड़ी की झोंपड़ियों से लेकर टाइल वाली छतें वाले आयताकार ईंटों के घेरों में परिवर्तन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से परिवर्तन को बताते, गोल झोपड़ी से लेकर आयताकार क्या हो गई, छतें हो गई, इस तरीके की थी। और पकी हुई ईंटों की नालियाँ थी, जो नालियाँ थी वो पकी हुई ईंटों की थी। घरों में परिवर्तन को दर्शाते हैं, राइट। पहले झोपड़ियाँ थी और फिर उसके बाद क्या बनाई, ईंटों की नालियाँ बनी, पक्की ईंटों की नालियाँ बनी। तो पकी हुई ईंटों की नालियाँ, भट्टियाँ और प्रचुर मात्रा में सिक्के बरामद हुए हैं, जो वाकाटक से लेकर राष्ट्रकूट काल तक के मंदिर धार्मिक परिवर्तनों का संकेत देते हैं, ठीक है। तो ये जो दक्षिण भारत का एरिया है, यहाँ पर क्या करते थे, एक जो राजा होता था, जो अंतिम राजा होता था, उसको मतलब दूसरे राजा उसको मार देता था और उस एरिया को ले लेता था। ऐसे यहाँ पर पल्लव थे, चालुक्य थे, है ना। तो राष्ट्रकूट वंश था, चालुक्य को मार के राष्ट्रकूट बना, ठीक है। राष्ट्रकूट को मार के दोबारा चोल वंश आया था 9वीं शताब्दी में। तो ये सब आप अगर आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो वो डिटेल अभी आपके इस एमए हिस्ट्री में नहीं है, आपका सिर्फ इसमें नगरीकरण है, राइट। इसमें डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें डिटेल में जाएंगे राजवंशों से इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसके नगरीय के बारे में बताना है, ठीक है। तो वाकाटक थे, राष्ट्रकूट काल थे, मंदिरों और धार्मिक परिवर्तनों का संकेत देता है, जो स्थानीय पंथों में औपचारिक हिंदू पूजा तक विकसित हुआ है। उत्खनन में कृषि विविधीकरण, गहनता, व्यवसायीकरण, तो मतलब वही है कि जब सिक्के होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर व्यापार तो होता ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मिला है, खुदाई मिली है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ मिली है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रारंभिक खेती में कोदो बाजार शामिल था, ठीक है। एक नया नाम है कोदो बाजार का, जो बाद में अफ्रीकी बाजरा, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ, प्रारंभिक खेती में कोदो बाजरा, एक बाजरा का नाम है, जो बाजरा होता है ना, बाजरा का नाम है कोदो बाजरा शामिल है, जो बाद में अफ्रीकी बाजरा तक फैल गया, है ना। और जो भूमि दबाव का संकेत देता है और सर्दियों की फसलों में वृद्धि ने सिंचाई में उन्नति का संकेत देता है, ठीक है। तो बाजरा उगाया जाता था वहाँ पर, इस तरीके के प्रमाण मिले हैं। और जो नकदी फसलें होती थी उसमें बदलाव का संकेत मिला है। और सूअर की हड्डियों में कमी और भेड़ बकरियों के अवशेषों में वृद्धि ने पशुपालन में आर्थिक विशेषता को संकेत किया है। मतलब सूअर की हड्डियों में कमी थी,
तो सूअर कम पाले जाते थे, भेड़ बकरियों की हड्डियां ज़्यादा थी, यानी कि जो ये वाली पशुपालन है इनका ज़्यादा पशुपालन होता था। इस तरीके के संकेत मिले हैं। तो उत्खनन में आप ये लिख देंगे, पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिष्ठान में सातवाहनों का था, ये किस एरिया में बना हुआ है, कृष्णा नदी के पास बना है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, किसके जैन ग्रंथों में इसका विखलेख है, इन जैन ग्रंथ में और भद्रबाहु में, वारामिहिर में, इन सब में इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। सातवाहनों और दूसरे और भी थे यहाँ पर शिलालेख में, जैसे प्लेटो है ना, तांबे की राष्ट्रकूट तांबे की प्लेटें मिली है ना, पीतल की कनेरी की गुफाएं, शिलालेख, वाकाटक राष्ट्रकूट तांबे की प्लेटें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो वंश था वो था सातवाहनों का, सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, ये मैं आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके का लिखना है। खनिज के लिए भरपूर था, ठीक है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। उत्खनन में क्या मिला है, उत्खनन में गोल आयताकार के घर मिले हैं, जिसमें गोल घर मिले हैं, जिसमें झोपड़ियाँ मिली है, आयताकार छत होती थी, ठीक है। पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हैं, सिक्के मिले हैं, और खेतों में जो है बाजरा मिला है, ठीक है, जो कि अफ्रीकी बाजरा तक फैला है, ठीक है। और फिर फसलों में वृद्धि उन्नति बताई गई है। सुअरों की हड्डियां जो मिली कम मिली हैं, भेड़ बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। ऑलराइट, तो इसमें हमको ये पता चला है कि वहाँ पर पशुपालन होता था भेड़ और बकरियों का, ठीक है। मुद्रा के साक्षर मिले हैं, वहाँ पर सातवाहनों की ने जो है सिक्के मैंने आपको बताया है ना, सातवाहन राजवंशों ने चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और शीशे के सिक्के, ठीक है। तो पहली बार जो शीशे के सिक्के बने हैं सबसे ज़्यादा वो सातवाहन राजवंशों ने ही बनाए हैं, ठीक है। तो सातवाहन सिक्कों में और सातवाहन के बाद सिक्के दुर्बल थे, और पहली शताब्दी से बाद सिक्कों के भंडार में गिरावट, कौड़ियों के भंडार में वृद्धि, साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्यतः मुद्रा रूप में किया गया है। गुप्त काल के ग्रंथों में भंडार में देखा गया है, और पैठण में आर्थिक लेन देन में बदलाव का संकेत मिलता है, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, वो समुद्र व्यापार करने लग गया था, राइट। तो उसके बाद आ जाता है कि सातवाहन ने फिर क्या कर दिया, जब सोने चांदी की कमी थी तो उसने क्या कर दिया था, शीशे के सिक्के बनाए थे। तो पैठण और व्यापारिक मार्ग, पैठण जो है पैठण में व्यापारिक मार्ग है ऑब्वियसली, ठीक है। दक्षिणी भाग का केंद्र था, अंतर्राष्ट्रीय और समुद्री व्यापार का माध्यम था, और इसकी जो व्यापार होता था वो ज़्यादातर रोम से होता था। रोमन सिक्के भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये शायद इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जितनी भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोमन सिक्के भी मिले हैं सातवाहनों के सातकर्णी के, ठीक है। जो सातवाहन वंश के राजा थे उसमें सातकर्णी था, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी था, तो उन्होंने रोमन सिक्के वहाँ पर में देखने को मिले हैं। उसके बाद के जो शासक हैं उन्होंने शीशे के सिक्के बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सिक्के इन्होंने बनाए हैं। तो आपको प्रतिष्ठान के अंदर यही लिखना है, ओके। उसके बाद जो यहाँ पर मुझे और चीज़ मिली है दैट इज़ दक्कन, जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ सिर्फ आप उतना ही पढ़िए, उसके अलावा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दक्कन क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन ने सातवाहनों के अधीन इसकी आर्थिक समृद्धि में बहुत योगदान था। वहाँ पर भूमि, लोहे, तांबे, अर्थ कीमती पत्थरों जैसे खनिज में समृद्ध था, जिनका बड़े पैमाने पर उपकरण, हथियार, आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता था। इस क्षेत्र में सूती और रंग वाले कपड़े सहित उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र भी उत्पादित होते थे, जिसमें विदेशी बाजार में काफी मांग थी। मैंने कहा था ना रोम के साथ व्यापार करता था। तो पैठण और तगारा अपने बेहतरीन वस्त्रों के लिए जाने जाते थे, ठीक है, जिसमें भरूच और सोपारा, जो भरूच और सोपारा जो स्थल है वो ऐसे स्थल थे जो बंदरगाह के माध्यम से रोम को निर्यात किए जाते थे। देखा, लिख दिया पॉइंट, मैंने कहा था ना रोमन के साथ व्यापार होता था, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। रोम में निर्यात करते थे ये, तो रोम के साथ यहाँ पर व्यापार होता था, ठीक है। और पहली शताब्दी ईस्वी का यूनानी यात्री वृत्तांत पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रेस बताता है कि कैसे दक्कन में माल इन बंदरगाहों तक पहुँचता था और फिर भूमध्य दुनिया में भेज दिया जाता था। पहले माल को बंदरगाह तक पहुँचाते थे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे रोम तक पहुंचाते थे। तो इस तरीके का कितना जो है कहते हैं कितना डेवलप था वहाँ का प्रोसेस आज के कंपेरेटिवली। तो इतने साल पहले वो कैसे किस तरीके से माल तैयार करते थे, किस तरीके इतना तो अब तो बड़े बड़े जहाज हो गए हैं इतने बड़े बड़े, तो उस तरीके के इतने बड़े जहाज भी नहीं बनते थे लोहे के। तो किस तरीके से माल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो सोचो किस तरीके से होता था इन बंदरगाहों पे, ठीक है, ओके।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा फालतू और लिखने की तो मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। ये उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है इस बुक का। उसके बाद और जो चीज़ है, एक चीज़ एक और भी है यहाँ पर। सातवाहन के शासनकाल में धार्मिक संस्थाओं ने भी व्यापार को सुगम बनाने की भूमिका निभाई। व्यापार मार्ग पर स्थित बौद्ध मठ व्यापारियों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते थे। राइट, अब इसमें यह भी लिखा गया है कि जो व्यापारिक मार्ग था वहाँ पर क्या थे, बौद्ध मठ थे, ठीक है। तो बौद्ध मठ थे, वहाँ से भी व्यापार होता था, क्योंकि बौद्ध मठ में जो लोग रहते थे वहाँ पर अपने दुकानें तो लगती नहीं थी, बाजार तो होता नहीं था, तो सारे व्यापारी वहाँ पर व्यापारिक मार्ग से होते हुए उनको सामान देते थे। तो नासिक, कार्ले, जुन्नार में के गुफाओं में शिलालेखों से पता चलता है कि व्यापारियों और समूहों ने बौद्ध प्रतिष्ठानों को उदार पूर्वक दान दिया। जो व्यापारी लोग जाते थे वहाँ पर बौद्ध प्रतिष्ठान जो थे उनको दान में ही दे देते थे सामान। तो वाणिज्य धार्मिक संरक्षण के बीच घनिष्ठ संबंध का संकेत देता है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म के लिए कितने ज़्यादा कहते हैं कि इमोशनली इंगेज थे वहाँ पर, कि इतना मानते थे बौद्ध धर्म को कि जो भी व्यापारी रास्ते में से जाता था वो वहाँ के जो बौद्ध मठ होते थे वहाँ पर अपना सामान जो चीज़ें थी वहाँ पर वो दान किया करते थे। तो इससे धार्मिक संकेत का भी यहाँ पर प्रतिष्ठान में संकेत मिलता है। ये चीज़ आपको अपने आंसर में लिखनी है। ये मठ न केवल विश्राम स्थल के रूप में काम करते थे बल्कि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करते थे। व्यापारिक जो रास्ते थे उसमें भी अच्छे तरीके से कानून डेवलप करते थे, कि मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं कि कोच भी आओ, चोर आ जाए, चोरगर्दी हो जाए, गुंडागर्दी हो जाए, मतलब हर चीज़ एक तरीके की कहते हैं मेंटेन थी, हर चीज़ एक तरीके कहते हैं कि प्रोसेस के अंदर थी, स्टेप बाय स्टेप, कि कोई भी व्यापारी जा रहा है वहाँ से तो उस यातायात का साधन रखना, वहाँ पर रास्ते तो खराब नहीं है, व्यापारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पर मठों में विश्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ दान भी दे के जा रहे हैं। तो इस तरीके के संकेत भी वहां से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो आपको ये आपका तीसरा पॉइंट बन गया। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा बेटा, ठीक है। बाकी अगर प्रतिष्ठान आ जाता है तो आपको यही लिखना है कि कहाँ से बना है, किन्होंने चलाया था, उत्खनन में क्या क्या मिला है, ठीक है, सिक्के मिले हैं, मुद्रा मिले हैं, व्यापार होता है किस तरीके से, समुद्री व्यापार होता है किस तरीके से, धार्मिक आस्था है, ये सब प्रतिष्ठान के अंदर थी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट चंद्रकेतुगढ़। तो मुझे लगता नहीं आएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा देती हूँ। दैट इज खत्म, दैट इज आपका शिशुपालगढ़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, शिशुपालगढ़ पढ़ते हैं, क्या है शिशुपालगढ़, ठीक है, एक सेकेंड। ओके बेटा, इस बुक से पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख भी दिया था, ठीक है। शिशुपालगढ़ ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये अभी आ चुका है आपके जून के क्वेश्चन में, दोबारा भी आ जाता है। ये जो केस स्टडी है ये कोई भी आ सकती है, रिपीटेड भी कर देते हैं कई बार, है ना। तो शिशुपालगढ़ क्या है, जो उड़ीसा में, ये एक उड़ीसा में एक प्राचीन किलेबंदी शहर है। उड़ीसा कहाँ पर है, जो कलिंग के टाइम पर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य शासन काल था, जो उसमें सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, जो उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। अंतिम लड़ाई उन्होंने कलिंग के साथ की थी और कलिंग में युद्ध करने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो कलिंग की जो राजधानी है वो थी शिशुपालगढ़, राइट। तो शिशुपालगढ़ किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वो क्या क्या लिखना है इसमें, वो चीज़ आपको पढ़नी है। तो शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित एक प्राचीन किलेबंदी शहर था, जो भारत में सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित शुरुआती ऐतिहासिक दुर्ग, यानी कि एक तरह का महल था, नगरीय था। एक नगर मतलब कैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ बाउंड्री, मैंने आपको बताया ना कि नगर के क्या होता है, नगर के चारों तरफ क्या होती है, दीवारों की बाउंड्री होती है। वो जो किलेबंदी होती है वो पक्की ईंटों की थी इसमें, ठीक है। और ये जो एक सुरक्षाशाली ऐतिहासिक दुर्ग यानी कि महल में से एक है, यह कभी कलिंग की राजधानी था। तो ये प्रतिष्ठान जो शिशुपालगढ़ है ये कलिंग की राजधानी था और मौर्य काल से पहले का माना जाता है। तो मौर्य काल से भी पहले का बना हुआ था ये, ठीक है। शिशुपालगढ़ के नगरीय चरणीय में इसमें मजबूत किलेबंदी बताई गई है कि बहुत ज़्यादा किलेबंदी मजबूत थी, तभी तो चला है वो इतने साल अभी तक, ठीक है। शहरी नियोजन और व्यापारिक गतिविधियों
के प्रमाण प्रमुख हैं। यहाँ पर शहरी नियोजन भी मिला है, व्यापारिक के प्रमाण भी मिले हैं और मजबूत किलेबंदी भी एक मिला है, ठीक है, जो स्वराज प्रदान करती है। और शहरी नियोजन किस तरीके का है, नगरों के भीतर घरों, सड़कों और सुनिश्चित पैटर्न किस तरीके का बनाया गया है वो भी है, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक शहर केंद्र है, जैसे शिशुपालगढ़ कलिंग के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता है, ठीक है। और धार्मिक संस्कृति भी थी यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम ये सब मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि शिशुपालगढ़ की जब खुदाई हुई है काल भौतिक संस्कृति को समझने के लिए की गई थी, जो 1948 में बीबी लाल द्वारा, बाद में 2005 और 6 में मोनिका एल स्मिथ और आर के मोहंती द्वारा प्रमुख खुदाई की गई थी, ठीक है। तो खुदाई इसकी आज़ादी के बाद हुई है शिशुपालगढ़ की, इसलिए इसको एमए हिस्ट्री में डाला गया है, राइट। जब वहां से खुदाई करी गई थी तो अपने विशाल किलेबंदी, शहर नियोजन और एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों जैसे सिक्के मिले, वहां से मिट्टी के बर्तन मिले, टेराकोटा की कलाकृतियां मिली है, राइट। टेराकोटा जो है एक तरह की कैसे कहो, क्ले टाइप होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उस तरीके की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और जो इसके शहरी चरित्र को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें खुदाई में मिली है। सोचो 1948 से 2006 तक इसकी खुदाई के बारे में पता चला है। तो जब 1948 में इसका खुदाई क्यों हुई है, ठीक है, क्यों की गई है, तो मौर्य काल के बीच ऐतिहासिक अंतर को, अब मौर्य काल के बीच में तो ऐतिहासिक अंतर को पैटर्न का लक्ष्य रखा गया है। तो शिशुपालगढ़ को एक कला अनुक्रम स्थापित करने के लिए चुना गया। जब इतिहास पे हमने पढ़ा है कि कलिंग से राजधानी हुई थी, कलिंग इस तरफ को माना जाता है, तो फिर वहां पर क्या करने लगे, क्योंकि जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ और जब इन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं और हिस्ट्री जब इन्होंने पढ़ी लोगों ने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये नगरों के बारे में बताया गया है, लेकिन वो नगर है नहीं, तो वो नगर कैसे मिलेंगे, वो नगर खुदाई करके मिले हैं। तो खुदाई कब हुई है, 1948 में जब इसकी खुदाई हुई है, तो विशेष रूप से सेरामिक विश्लेषण के माध्यम से दक्षिण भारतीय उत्खनन के दौरान पहले से ही दंडित रूलेटेड वेयर की खोज ने शिशुपालगढ़ को एक व्यापक ऐतिहासिक समय रेखा के भीतर रखने में मदद की है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नगर मिला है, ये एक तरह का, जब इसका जो खोज की गई है, रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग की गई है, पत्थरों का निरीक्षण किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि यह नगर उस समय का था और ये क्या है, कलिंग की राजधानी है शिशुपालगढ़, जिसकी व्याख्या ग्रंथों में की गई है। तो शिशुपालगढ़ के चौकोर किले में 8 प्रवेश द्वार थे, कोने वाले टावर, और गंगुआ नदी स्तंभ एक खाई के रूप में काम करती थी, ठीक है। एक नदी, गंगुआ एक नदी थी जो इस तरह के खाई जिसे बोलते हैं ना, खाई के टाइप में जैसे रहेगी। तो साइट का लेआउट बनाया, फिर ग्रिड से सड़कें और पत्थर बने जलाशय शामिल थे। तो पहले खुदाई जहाँ करी है उसका लेआउट बनाया है, तो वहाँ से पत्थर हटाए, जलाशय निकले, ठीक है, वहाँ पर बस्तियाँ निकली, मौजूद बड़ी और किलाबंदी निकली, ईंट सिक्के मिले, ईंटों की संरचना मिली है, ठीक है, इस तरीके के वहाँ पर सारी चीज़ें मिली हैं। तो आपको जो इसमें पढ़ना है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। तो उड़ीसा के प्रारंभिक इतिहास में संसाधनों में शुरुआती समय में कृषि और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया। पुरातात्विक साक्ष्यों और अपने पुराण काल से लेकर पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के कब्जे का पता लगाते हैं। तो ये तो पता ही है कि जब पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं वो पूरा बताते हैं कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। तो बौद्ध काल से पहले लोहे के इस्तेमाल ने कृषि विस्तार को बढ़ावा दिया, और जिससे अधिशेष उत्पादन और प्रारंभिक, ये सिर्फ वही है कि इसमें तो वही लिखना है कि औजारों की खोज हुई है। इस तरीके से जब बौद्ध धर्म आया था उसके बाद औजारों लोह सभ्यता आई, ठीक है, नगरीय सभ्यता बढ़ी, इस तरीके डिटेल इसमें लिखी गई है। तो ये पढ़ने इतना जरूरी नहीं है, ये पढ़ते हैं। शिशुपालगढ़ क्या है, शिशुपाल का पुरातात्विक महत्व क्या है। शिशुपालगढ़ का जो अधिपत्य है वो 300 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक का फैला हुआ है, जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। 4 चरण है, जैसे प्रारंभिक है 300 से 200 ईसा पूर्व, राइट। तो सादे मिट्टी के बर्तन और कई संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक मध्य में 200 ईसा पूर्व से, ये बेटा सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, इसमें चमकीले और लाल पॉलिश वाले बर्तनों का प्रचलन और प्राथमिक किलेबंदी का मिला है। उत्तर मध्य काल में मोटे बर्तन वाले उत्तर और काले पॉलिश वाले बर्तनों की उपस्थिति के साथ साथ संक्रमण चरण भी मिला है, राइट। ये सब आपको रटना पड़ेगा। परवर्ती काल में यानी कि 200 से 300 ईस्वी तक, ये देखो ईस्वी आ गया, ईसापुर से ईस्वी आ गया है,
राइट। तो इस काल में मिट्टी के बर्तनों का कम परिष्कृत होना और आर्थिक गतिविधियों में कमी आना शामिल था। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें मिली है। ओके, उसके बाद है कि ये पुरातात्विक में जो मिला है, ये इन कालों में ये चीज़ें, मतलब जो चीज़ें मिली है उसकी जो रेडियो आइसोटोप डेटिंग की गई है उसमें इतने से इतने ईसा पूर्व में ये चीज़ मिली है, इतने से इतना पूर्व की ये चीज़ मिली है। तो यानी कि ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक का इसमें सर्वेक्षण मिला है कि ये जो शिशुपालगढ़ था, ये जो एरिया था, ये इतना साल पुराना इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं खुदाई करने पर, वो चीज़ इसमें लिखी गई है। उसके बाद आ जाता है सिक्के। शिशुपालगढ़ में जो पाए गए सिक्के हैं जिनमें पंचचिह्नित और पूरी कुषाण सिक्के शामिल हैं, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्थानीय टकसाल का संकेत देते हैं। हाथी गुफा शिलालेख में विशाल मौद्रिक व्यय का उल्लेख है जो संरचित मुद्रा प्रणाली को पुष्टि करता है। यहाँ पर जो शिलालेख है, जो अशोक के शिलालेख है, जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग का विवरण किया गया है और कलिंग के विवरण के बारे में हाथी गुफा शिलालेख में मिला है। राइट, इसमें भी मिला है। टकसाल का संकेत दिया गया है। टकसाल का मतलब होता है सिक्के ढालने, है ना, जिसमें सिक्के बनाए जाते हैं। दुर्गीकरण और नगरीय योजना। दुर्गीकरण और नगरीय योजना कैसी थी कि शिशुपालगढ़ एक प्राचीन खाई और योजनाबद्ध सड़कें थी, अर्थशास्त्र में वर्णित वर्णों से मेल खाती, जो उन्नत शहरी थी और नियोजन को दर्शाती थी। जलाशय थे, आयातित निर्माण सामग्री थी, खाद्य थी। ठीक है। व्यापारिक लिपि यहाँ पर से जो मिली है, यहाँ पर रूलेटेड वेयर और लोहे की वस्तुओं की मौजूदगी से लंबे दूरी के व्यापार, यहाँ पर मतलब जो वस्तुएं मिली है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है लंबी दूरी के व्यापार किए जाते थे, यानी कि दूसरे राज्यों से, समुद्र से दूर से भी। और कुषाण सिक्के भी ब्राह्मी शिलालेख सशक्त प्राचीनतम गति का संकेत मिलते हैं। टेराकोट के आभूषण मिले हैं, सिक्के मिले हैं। राइट। धार्मिक प्रवृत्तियों में ये है कि बौद्ध धर्म उस समय बहुत प्रचंड में था अपने। ठीक है, सब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते जा रहे थे, तो शिशुपालगढ़ के शहरीकरण को प्रभावित करता है और व्यापारिक द्वारा व्यापारिक नेटवर्क के धार्मिक विस्तार, यानी कि उदरगिरी, खंडगिरी और की गुफाओं में सहित स्थापत्य में अवशेष और क्षेत्र में धार्मिक गतिशीलता को दर्शाते हैं। अब इसमें कुछ वो चीज़ तो नहीं लिखी है कि इसमें क्या मिला है, सिर्फ इसमें ये पढ़ा है कि खंडगिरी में गुफाएं जो मिली हैं वहाँ से भी बौद्ध धर्म का कुछ उनको मिला है। ठीक है, स्थापत्य अवशेष मिले हैं कि जिससे पता चलता है कि ये लोग बौद्ध धर्म के भी मानते थे। हालिया उत्खनन, एक हालिया उत्खनन हुआ था। हालिया उत्खनन का मतलब होता है हाल के अध्ययनों में पड़ोस की गतिविधियां, घरेलू अर्थव्यवस्था और शहरी रखरखाव का प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसमें है कि ये तो सिर्फ वही है कि घर नगर नियोजन है, गतिविधियां हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक किलेबंदी है। अब किलेबंदी कैसी है वो आप देख लीजिए यहाँ पर से। ठीक है, किलेबंदी एक वर्गाकार लेआउट शामिल है ना, और जो प्रत्येक पक्ष माप और 1.1 किलोमीटर में है। दीवारें 9 मीटर ऊंची और 33 मीटर तक की फैली हुई हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। और संभवतः पास ही गुंगवा नदी में मोड़ कर बनाई गई प्रत्येक तरफ समर्पित रूप से अवस्थित 8 प्रवेश द्वार मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिले हैं, 8 प्रवेश द्वार मिले हैं। ठीक है, जो एक बड़े शहर का ग्रिड का एक लेआउट सा बना देते हैं, पैटर्न पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है नगरीय व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में वर्णित यहाँ पर नियोजन उच्च स्तर का सुझाव देते हैं। बड़े जलाशय और जल प्रबंधन प्रणालियाँ थी, यानी कि नहरों से जल किस तरीके से लिया जाता था उस तरीके की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों से बने गए जलाशय घरेलू और कृषि उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। राइट, तो पत्थरों से घर तक पानी पहुँचाना, नदी को घर तक, नगर तक पानी पहुँचाना, उस तरह के जलों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो ये है कि यहाँ पर सिक्के, टेराकोटा की वस्तुएं, मूर्तियाँ, बर्तन, कलाकृतियाँ, लंबी दूरी के व्यापार, इन सब के साक्ष्य मिले हैं पुरातत्व में। किसमें, शिशुपालगढ़ में। ओके, उसके बाद क्या मिला है कि यहाँ पर दक्षिण भारत के पूर्व एशिया में जिसे सिरेमिक प्रकार के लेडर वेयर को मौजूदगी का पता चलता है। शिशुपालगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय में लगा हुआ है। वही चीज़ है जो आगे लिखी है, टकसाल में होती है, मतलब यहाँ पर टकसाल का मतलब होता है सिक्कों की ढलाई होती है, यहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। राइट, शिशुपालगढ़ में धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शहरी विभिन्न बौद्ध शैल, वही चीज़ एक्सप्लेन करी है यहाँ पर।
ठीक है। शिशुपालगढ़ में लोग, शिशुपालगढ़ में अनुमति, अच्छा जनसंख्या जो थी वहाँ पर 25,000 थी, ठीक है। क्योंकि कैसे पता चली है, हड्डियों से पता चला होगा, इतनी हड्डियाँ मिली होगी तो उसी से पता चला होगा। तो काफ़ी बड़ी आवासीय संरचना का प्रमाण मिले हैं, जिसमें कुलीन और सामान्य रहने वाले लोग, उनके आकार और निर्माण सामग्री उत्खनन से यह पता चलता है कि घर मामूली रूप से बनाए गए थे। घर जो है ज़्यादा ऐसे कहते हैं कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन से बनाए गए हैं, उस तरीके से नहीं बनाए गए थे। घर जो है वो सिंपल मामूली बनाए गए थे। कुल मिलाकर शिशुपालगढ़ एक शहरी चरित्र, इसके नियोजित लेआउट, मजबूत किलेबंदी और सक्रिय आर्थिक प्रणाली, सक्रिय धार्मिक प्रभावों और महत्वपूर्ण जनसंख्या आकार द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ आ रहा है कि शिशुपालगढ़ है वो एक तरह का नियोजित किलेबंदी था, ठीक है। वहाँ पर आर्थिक कार्य जो सक्रिय था, यानी कि व्यापार होता था, अच्छी सांस्कृतिक थी, धार्मिक प्रभाव था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था सही थी। लेकिन वहाँ के जो घर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं, मतलब उस तरीके के नहीं बने थे जिसमें कि कहे कि हाँ बिल्कुल अच्छे से नक्काशी करके बनाए गए हैं। घर जो है वो बिल्कुल साधारण बने हुए थे, उसमें कोई ज़्यादा वास्तुकला नहीं देखी गई है। यहाँ पर कहीं पर भी वास्तुकला का नाम नहीं आया है, तो यानी कि शिशुपालगढ़ में ज़्यादा वास्तुकला नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ इसमें यहाँ पर सिर्फ सिक्के बनाने का काम होता था, सिक्कों के लिए, राइट। तो इसको शिशुपाल वाले गढ़ में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सारी डिटेल इसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। खत्म आपकी बुक, खत्म। मैंने आपको पूरी बुक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट आपका रह गया है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जिसे कि मिट्टी का जो गिड़ जो कहते हैं, मिट्टी का गढ़ इसको कहते हैं। 41 चैप्टर है या 41 लेसन, सॉरी 41 पेज है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो ये आपका टॉपिक रह गया है। आई होप मैं आपको शाम तक इसको तैयार करके एक सीधा एक रिटर्न करके आपका नोट डाल देती हूँ, ठीक है। ये आपका मोहनजोदाड़ो रह गया है क्योंकि ये आपका एग्जाम में आ चुका है, तो अभी इसको बनाने में मुझे टाइम लगेगा, अभी निकलना भी है, ठीक है। अभी हो सके आप जितना हो गया मैंने आपको बता दिया है। मोहनजोदाड़ो में अभी आपको शाम तक देखती हूँ, बन जाएगा तो डाल दूँगी, राइट। तो पूरी बुक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से क्या आना है, ओके। पीडीएफ बेटा अगर किसी को चाहिए तो अभी पूरा जितना मैंने ओरली समझाया वो तो नहीं है, अभी जितना मैंने आपको दिखाया वो रिटर्न है। तो रिटर्न के जो है बेटा पीडीएफ आपका पेड होता है, राइट। तो पीडीएफ आपका पेड होगा, ज़्यादा इसका अमाउंट नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर डाल देती हूँ, उसमें आप हाई लिख के अपना पीडीएफ को मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप मैसेज कर दीजिएगा, ओके।